कुछ पेन ड्राइव है इसका डेटा कुछ इसमें डालना है? नहीं, अभी आज के लिए रहने दो इसको. ओके, बट यू कैन राइट हियर. डेटा निकालो. हाँ, आज के लिए रहने दो. बट इफ यू कैन यूज इट हियर, जब भी लिखना है तो इसे डाल के ऑन करो यार, मुझे बोलना है. सर को बोलने दो. चल लाइव. हे गाइस, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन. सो आप सभी का इस शो में बहुत बहुत स्वागत है मेरी ओर से और अंकिता मैम की ओर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है. सो कैसा महसूस कर रहे हैं आप लोग? अरे भाई, कैसा महसूस कर रहे हैं आप लोग? और जितने भी लोग यहाँ पे लाइव स्ट्रीमिंग में जुड़े हैं, आप सभी का भी इस शो में बहुत बहुत स्वागत है. आप लोगों ने, सभी लोगों ने सीए फाउंडेशन की एग्जामिनेशन पास की है, वो भी इतने ज्यादा अच्छे मार्क्स है. तो फिर से एक बार आप सभी को, आपके परिवार वालों को हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं. राइट. सो आज का दिन अंकित, आपको लगता नहीं बहुत ही खास है? एक बार तो मैं चाहती हूँ कि पहले आप लोग अपने लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं. क्या बात है, सुबह. कोरोना के समय में भी आप लोगों ने इतने डेडिकेशन से पढ़ाई की है, एग्जामिनेशन दी है और आपने क्लियर की है. दैट्स अ वंडरफुल अचीवमेंट दैट यू हैव डन फॉर योरसेल्फ. And I'm sure every one of you all, including yourself, might have been really proud for this particular achievement, क्योंकि this is something that is not normal. नॉर्मल सिचुएशन में आप पढ़ते थे, एग्जामिनेशन को क्लियर करते थे, वो अलग बात होती थी. बट इसी से आपका डेडिकेशन समझ में आता है. सो बेसिकली आधी जीत तो आपकी ऑलरेडी हासिल हो चुकी है, अब बस आधा पड़ाव जो है वो बाकी है हमारा, है ना? राइट. सो अंकिता जी, कैसा है कि अब ये सीए इंटरमीडिएट में आ चुके हैं और आपको सीए इंटरमीडिएट में पूरे मिलते हैं 9 महीने. 9 मंथ्स का सफर होगा. 6 महीने के लिए आपकी ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की क्लासेस चलेगी, 3.5 महीना ग्रुप 1 की क्लास और 2.5 महीने के लिए आपकी ग्रुप 2 की क्लासेस चलेगी. और उसके बाद में आपका जो वक्त मिलता है वो इट इज फॉर द सेल्फ रिविजन. राइट. तो अब जो भी है, आज का डे 1 है और मैं इसलिए खास यहां पे पहुंचा हूं. 2 मकसद है. एक, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आखिर आपको कितने डेडिकेशन से पढ़ना है और आपको हर रोज क्या करना है. व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू. कुछ मुझे बैकग्राउंड में आवाज आ रही है किसी चीज की. यहाँ पे कुछ हो रहा है ना, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं खुद ही बोल रहा हूँ. वर्चुअल स्टूडेंट्स, क्या आप लोगों के लिए साउंड ठीक है? एक बार बता दीजिए. इज इट ओके? यू ऑल कैन हियर मी एवरीवन? ओके फाइन. उधर आवाज आ रही है? चलो ठीक है. तो अभी 9 महीने का समय है. 9 महीने में से 6 महीने क्लासेस चलेगी, 3 महीने आपको सेल्फ रिवीजन के लिए मिलेगा. सवाल ये भी है कि सर एक ग्रुप करेंगे, दोनों ग्रुप करेंगे? दोनों ग्रुप के लिए सफिशिएंट टाइम आपके पास में है, पर उसके लिए आपको हर रोज क्लास के अंदर जितना भी पढ़ाया गया है वो सब कुछ आपको पढ़ना जरूरी है. ऐसा आज का डे 1 भी है, फिर भी वो आपकी कोशिश आज से ही चालू होगी. आई एम टेलिंग यू, आज से, यानी कि आज पूरे दिन में जितने भी लेक्चर हुए हैं, आफ्टर वी कंप्लीट दिस क्लास, ओके, वी आर सपोज टू रिवाइज एंटायर थिंग व्हाट एवर वी हैव रेड. ऑल्दो इट इज द फर्स्ट डे, आपका मिशन आज से ही स्टार्ट होगा, क्योंकि सीए इंटरमीडिएट का सिलेबस जो है वो सीए फाउंडेशन से बहुत ज्यादा बड़ा है. और यहां पे आपको 4 नहीं, अब की बार 8 सब्जेक्ट्स होते हैं और उस 8 के अंदर भी 3 और होते हैं, 11 सब्जेक्ट्स होते हैं. जैसे कि ईएएस के साथ में एसएम दिया जाता है, डीटी के साथ में आईडीटी दिया जाता है, और एक सब्जेक्ट होगा हाँ okay. चाय पिला दो यार. होता है इस उम्र में, देखो कैसा है उम्र हो गई. और मैम पास में कर रहे हैं, मैं डर जाता हूँ, मुझे समझता नहीं क्या बोला. सो तारीफ है क्या? पॉजिटिवली लेना है या नहीं? पॉजिटिव है मैम. देखो खौफ आपका कैसा है, आपका खौफ है जो, देखो मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, शिवरिंग कर रहा, देखो लिटरल मेरे हाथ कैसे. आई कांट स्टैंड, आई कांट टॉक, बिकॉज इतना बड़ा इंसान कोई, इतना बड़ा इंसान का भी कोई रहता ना, तो वी गेट स्कैर्ड. और कुछ तो कैसा है कि एफएमई को भी है, तो 8 के बदले आपके पास में 11 सब्जेक्ट्स है. तो यू हैव टू बी रियली सीरियस अबाउट इट. और हमें इसी अटेम्प्ट में सारे के सारे सब्जेक्ट्स को पार करना है, पर उसके लिए मेहनत आखिरी के 3 महीनों से नहीं, अभी से मेहनत स्टार्ट करेंगे तो ही होगा. हमने कहीं ऑल इंडिया रैंकर्स से जब बातचीत करी है तो उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि आखिरी के 3 महीनों में उन्होंने बहुत ज्यादा पढ़ा. हमेशा रैंकर्स ये कहते हैं कि हम लोग 9 महीने तक लगातार पढ़ रहे थे. उसको एक वर्ड यूज करते हैं, कंसिस्टेंसी. और जब कोई इंसान कंसिस्टेंटली 9 महीने तक पढ़ता है तो उसका रिजल्ट पास आता है. आईसीए को पूछने की जरूरत नहीं होती है. आखिरी के 3 महीने में रिजल्ट के पहले, आप आखिरी के 3 महीनों में अगर आप सिर्फ पढ़ोगे तो प्रोबेबिलिटी आपकी पास होने की बहुत कम हो जाती है, क्योंकि 3 महीनों में कुछ नहीं होगा.
क्योंकि सिलेबस में इतने सारे सब्जेक्ट्स है। तो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग आज से ही आपने जो क्लास में पढ़ा है उसकी समरी नोट आपने खुद ने बनाना है। यानी कि आज मैम ने कुछ पढ़ा है तो आपकी अपनी नोट्स बनेगी जहां पे आप लिखोगे कि आपने उसमें क्या पढ़ा है। हर एक सब्जेक्ट की आपकी होमवर्क और क्लास वर्क ऐसी 2 अलग अलग बुक बनेगी। जितना भी आपको क्लास वर्क होमवर्क दिया जाएगा वो आपने पढ़ना है। आज मान लीजिए मैम ने आपको 2 सेक्शन पढ़ाए, घर जाके पढ़े और जो भी आपको समझा वो लिखकर निकाले, ना किसी पढ़ेंगे लिखकर भी निकालेंगे। और जितना भी आपके साथ में रोज सारी सामग्री होना चाहिए, जितनी भी चीजें स्टाइल क्या बोलते हैं हाइलाइटर से लेकर आपके जितने स्टिकी नोट्स होते हैं सारी चीजें आपको कैरी करना है। हर एक सब्जेक्ट की नोटबुक लेना है। कोई एक कभी इस नोटबुक पे लिख दिया कभी उस नोटबुक पे लिखा, ऐसा नहीं होना चाहिए। नोटबुक पे बाकायदा आप नाम लिखकर पूरी स्टेशनरी आपके साथ में रखना है। हाइलाइटर का इस्तेमाल करना है, जो चीजें इंपॉर्टेंट लगी उसको हाईलाइट करना है। जो भी चीजें प्रॉब्लम है आपको लगता है ये डिफिकल्ट चीजें आपको नहीं आ रही तो उसको अलग से हाईलाइट भी करना है। हर एक सब्जेक्ट की बुक बनेगी और बुक के सबसे पहले पेज पे आपका इंडेक्स भी बनेगा और इंडेक्स में आप लिखोगे ये चैप्टर का ये पन्ना है। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? जैसे आपके 10 चैप्टर होंगे तो आपको बेटा नोटबुक देना प्लीज, वापस देंगे। ठीक है। अब सर यहां पे आपने ये देख लिया, यहां पे आप लिखेंगे चैप्टर नंबर 1 और यहां पे लिखेंगे सब जो भी चैप्टर का नाम है और आप लिख देना ये पेज से ये पेज तक वो चलेगा और आपने हर पेज को नंबर दे देना है। बात छोटी सी, इंपैक्ट बहुत ज्यादा है। एग्जामिनेशन के पहले दिन बहुत काम का है, रिवीजन करोगे तब समझेगा, वरना घूमते रह जाओगे कौन सा चैप्टर कौन सी पेज पर है। ठीक है। और उसमें भी आपको लगे ये प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है या ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने यहां पे लिखना है। इज दैट ओके? हर एक सब्जेक्ट की अपनी नोटबुक बनेगी, हर चीज लिख के डालने के बाद डालो। अब जब क्लास में बैठोगे तो आपका हो सकता है, जो लोग लाइव स्ट्रीमिंग में भी देख रहे हैं, कभी कभी पढ़ते पढ़ते आपके दिमाग में बहुत कुछ चलने लगता है, आपके दिमाग में कुछ उच्च विचार आ सकते हैं। होता कैसा बच्चा जब अकेले में पढ़ता है ना उसके दिमाग में बहुत कुछ चलता है। सो गाइस आपको हाँ नहीं मतलब अच्छे से अच्छी बातें भी हो सकती है पर वो ठीक है सब। तो कैसा है ना कि आप लोग जब सोचोगे ना तो सोचने में कुछ इंसान का दिमाग तो कुछ भी सोचता है और लेक्चर रह जाता है बाजू में, हमारी सोच किधर और जाती है, दोनों का वास्तविक जीवन में कोई संबंध नहीं बनता। तो दोस्तों ऐसे समय पे जो बच्चे के साथ में ऐसा हादसा हर रोज होता है उसने क्या करना चाहिए, लिख लिख कर देखने की आदत। जो भी सर बोल रहे लिखो, जो भी बोल रहे लिखो, जो मैम बोल रहे लिख रहे, तो लिखने से आपकी लेक्चर में जो आपका ध्यान इधर उधर नहीं जाता। जैसे मैम ने कौन से बोला, जस्ट मेक श्योर यू राइटिंग इट। तो मेक श्योर एवरीथिंग विच इज बीइंग टॉट, आप यूर राइटिंग एवरीथिंग ऑन द नोटबुक। आपका ध्यान विचलित नहीं होना चाहिए। क्लास में सिर्फ फिजिकली या वर्चुअल के मोबाइल के सामने सिर्फ आप ऐसे बैठे हो एंड नथिंग इज गोइंग इनसाइड योर हेड, इट्स ऑफ नो यूज। क्लास में आ रहे हो या लेक्चर कर रहे हो इसका मतलब 100% दिमाग के अंदर घुसेड़ना चाहिए। ये फाउंडेशन नहीं है, ये इंटरमीडिएट है, प्रोफेशनल के एग्जामिनेशन का नेक्स्ट लेवल है। यानी कि आपकी बार थोड़ा सा नेक्स्ट सरकार मोदी चल रहा है दोस्तों। इमोशनल हो गए हो। तो क्या है, ये सारी बातें आज अंकिता करना इसलिए जरूरी है, वरना क्या होगा, ये अगर ये ज्ञान 2-3 महीने बाद देंगे तब तक तो ग्रुप 1 खत्म हो जाएगा। होता क्या ना, मैंने क्या फेस किया इन दिनों में, मैं तो ग्रुप 2 में पढ़ाता हूं, पर जब हम लोग ये लोग जब मैच्योर्ड होने लगते तब तक तो ग्रुप 1 खत्म होने लगता है। तो मतलब अगर ये आपको जो होश आने लगा, आप मतलब यू गेट मैच्योर्ड ओनली आफ्टर 2 months, तो इट्स ऑफ नो यूज, बिकॉज तब तक तो ग्रुप 1 क्योंकि ग्रुप 1 है 3-3.5 महीने का, आपको 2-2.5 महीने बाद होश आप भी क्या उखाड़ लोगे, बिकॉज तब तक तो ग्रुप 1 खत्म हो चुका रहेगा। तो ऐसा नहीं कि हम लोग सालों साल तक इंटरमीडिएट करने वाले, अपने पास में तो पूरा मिला के ही इतना सा समय है। तो और जितने भी लोग यहाँ से जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं, आप जानते हैं यहाँ पे 90% से ज्यादा लोग जो मुझे लग रहा है पूना से नहीं है। तो आप लोग जो है आपको मतलब मैं आपको कह रहा हूं कि शुरुआती दिनों में 8-10 दिनों में हो सकता है यू मे फील कि यार पता नहीं कुछ, क्योंकि इंसान को एक रूटीन की आदत होती है। आप घर पे जाते हो, मम्मी है, पापा है, खाना है, आपका रूम है, सब सेट है, और ये चीज आपके साथ में एकदम कुछ भी अलग ही हो रहा है। लोग नए हैं, क्लासरूम नए, हम जैसे लोग पता नहीं कहां से आ गए, वो नए आपकी जिंदगी में है। ऐसे लोग अच्छा था पहले स्क्रीन पे दिखते थे, आपको पता नहीं ऐसे तो ये क्या हुआ है दोस्तों, आपके साथ में आपका स्केड्यूल, आपका खाना वाना भी आपको बहुत पसंद नहीं आएगा, बिकॉज माँ की हाथ की रोटी वो अलग टेस्ट है, ये खाओगे आपको कुछ समझ में आने की, महाराष्ट्र का टेस्ट बिल्कुल अलग है। हाँ। ये होगा आपके साथ में, पर आपको 8 दिन का वक्त अपने आप को देना पड़ेगा। आप अगर आज डिसाइड कर लोगे कि यार नहीं बहुत बर्बाद जिंदगी है, मेरे को तो अपने सुकून का घर पे वापस जाना है, देखो संघर्ष करना होगा, और संघर्ष ही जिंदगी का दूसरा नाम है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, कुछ नहीं होगा, 8-10 दिन तक यू विल फील लिटिल डिफरेंट। वो दर्द नहीं है, सिर्फ आदत नहीं है। अरे इतना मजा आएगा आपको,
जितने भी लोग लाइव स्ट्रीमिंग में भी जब पढ़ते हैं ना, उसमें उन लोगों को भी इतना मजा आता है ना, आई एम टेलिंग यू सीरियसली। तुम लोग तो फाउंडेशन में लाइव स्ट्रीमिंग में कोई पढ़ा है क्या यहाँ पे? अरे बहुत पढ़े, राइट? तो लाइव स्ट्रीमिंग वाला पेन ड्राइव से पढ़े, लाइव स्ट्रीमिंग से पढ़े, लाइव स्ट्रीमिंग वालों का भी एक माहौल बनता है। तो जब मैं सी इंटरमीडिएट ग्रुप 2 में पढ़ा रहा था अंकिता, तो लाइव स्ट्रीमिंग के लोगों को ऐसा लगता था कि वो चैट कर करके एक दूसरे के सबके नाम भी पता हो गए थे। राइट। तो इट इज लाइक ए क्लास ओनली। इतना है कि आप फेस टू फेस बैठे हो, वर्चुअल क्लास में बैठे हैं, तो दोनों का अच्छा बॉन्डिंग बनता है। और मैम बार बार मैम सबके एग्जाम्पल लेना जरा क्लास में, सबके नाम सबको पता होना चाहिए। यस। हर रोज मेक श्योर मैम रोज 2-4 बच्चे यहाँ पे स्टेज पे आना चाहिए। ये छोटू को पहले लेना जो नोटबुक में था। क्या नाम है तुम्हारा? सम्यक। इसको पहले लेना नजर। तो हर किसी बच्चे को यहाँ पे बुलाओ, ये पूरे हिंदुस्तान को दिखना चाहिए यहाँ पे कौन से बच्चे। राइट। नहीं नहीं, सम्यक के सारे लोग यहाँ पे आएंगे। राइट राइट। अरे ऐसा भी ठीक है, भाई भाई है। बोलना जरूरी था। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे ऐसा है कि यहाँ पे जितनी भी महिलाएं आई हैं, जो पुरुष वर्ग बैठे हैं, तो सभी को आप बारी बारी हर रोज चांस देना, और सभी को यहाँ पे आने से जो प्रेरणा मिलेगी, एक होता है ना कि मुझे इंडिया का लोग भी देख रहे हैं, और एट द सेम टाइम मैम जब पढ़ाती है और हर सर कोई पढ़ाएंगे, तो इंटरेक्शन सिर्फ फेस टू फेस वालों के साथ में नहीं होता, इंटरेक्शन लाइव चैटिंग, और तो वो बहुत मजे वाला एकदम माहौल बनेगा। आई एम टेलिंग यू, ये क्लास लर्न विथ फन होती है, आपको बहुत मजा आएगा। आपको लगेगा सर 8 घंटे की क्लासेस रोज, कुछ नहीं, माहौल बनता है। आपको शाम तक लगेगा अभी नहीं कि यार अच्छा 8 घंटे हो गए, ओ रियली। और जिस तरह से यहाँ पे सब्जेक्ट में इंटरेस्ट क्रिएट जाएगा, डोंट वरी एट ऑल। मैम इज वेरी एक्साइटेड टू टीच बिकॉज आफ्टर सो मेनी मंथ्स शी इज टीचिंग लाइव फेस टू फेस। मैम कैसा महसूस कर रहे हैं आज? बहुत ही अच्छा लग रहा है। सीरियसली एक अलग ही मोटिवेशन मिल रहा था। मतलब इनफैक्ट जब से बैच अनाउंस हुई है तब से इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट है कि कब मैं एक्चुअली आज का दिन आएगा और मैं बैच लूंगी और आप लोगों से रूबरू होगी। सो बेसिकली इट्स जस्ट वंडरफुल यार। और एक पॉजिटिव थॉट है, और आई जस्ट होप कि सब कुछ अच्छा जाए और हमारी बैच जो है ऐसे ही मस्त कंप्लीट हो जाए। अब रोज हंसते हो मुस्कुराते हो ना, ऐसे रोतलू बन बैठना है। नहीं ना मम्मी की मम्मी, अरे ऐसा मत करना भाई, ये गुरु माँ है, इनको माँ बोल देना। तो क्या मम्मी क्या तो माँ बोल देना। पूछा मैम है ना, वो बड़ी माँ से समझ आया तो मम्मी पापा सब इधर ही, डोंट वरी। ऐसा रोना मत भाई, ठीक है ना। ये जस्ट हैव गुड टाइम यार, मतलब जिंदगी इतनी भी खराब नहीं है। थोड़ा बहुत वी विल फील लिटिल ऑकवर्ड, बट डोंट वरी, वी आर गोइंग टू हैव रॉकिंग टाइम, ठीक है ना। बहुत मजा आने वाला है, ठीक है ना। सो मैं आपको बताना इतना ही चाह रहा था कि देखो आज मैम हो या सारे जो हर्षद सर से अपने पढ़ाया, आज कल आनंद सर भी आपको पढ़ाएंगे। इट इज गोइंग टू बी ऑसम टाइम। सारे टीचर्स के लिए भी ऐसा लग रहा है कि हम लोग पहली बार फेस टू फेस में पढ़ा रहे हैं। इसके पहले मैम को पूछो तो मैम कहाँ पढ़ा रही थी, पूछो मैम को। पिछले 2 साल से मैम तनहा पढ़ाती है। ऐसा क्यों बोला? पूछो मैम कैसा पढ़ाती थी आप? 2 साल से आपने क्या किया मैम? पूछो मत क्या हालत थी, मतलब मैं और कैमरा बस। और उसको देख के हंसने का। और वो भी कैसा होता है जब स्ट्रीमिंग होती है तो बेसिकली देयर इज अ लैग ना, 20 सेकंड्स का लैग होता है, 25 सेकंड का लैग होता है। तो कई बार ऐसा होता है कोई जोक मार भी देती है और मुझे समझ भी नहीं आता मैं हंसू भी या नहीं भी हंसू, क्योंकि और जब मैम हंसते लोग बोलते क्यों हंस रही मैम? अरे जब तक हंसने का समय आता है तब तक जोक का टाइम भी निकल जाता है। तो मैम ने जो दर्द सहा है, अब जस्ट इमेजिन नो, कैमरा है, वो आपको देख रहा है, मैं उसको देख रहा हूं, और आपको देख के उसको बोलना है। अरे इंसान ही इंसानों से, मतलब वो माहौल जो बनता है। आई मीन आई थिंक कुछ लोगों ने पेन ड्राइव में अकेले में पढ़ा होगा, और मतलब ये जो है ये माहौल अलग है। आई मीन डू यू एक्सेप्ट दिस? मतलब इट इज नॉट ओनली फॉर द टीचर। एवरी वन ऑफ यू ऑल हैव स्टडीड वर्चुअली ओनली इन फाउंडेशन ना, और आज आपका फेस टू फेस है तो आपको समझ में ही आ रहा होगा कि वो क्लासेस लेने में, और आज के दिन में ही आपको वो जमीन आसमान का डिफरेंशिएशन समझ में आ रहा होगा। तो इनफैक्ट क्या होता है ना, जब कोई फैकल्टीज पढ़ाते हुए ना तो उनको बहुत, तो उनके एक्सप्रेशन भी चेंज हो जाते हैं। अब ये मैम आपको खिलखिलाती लग रही है, तो ऐसे अकेले में ऐसे खिलखिलाती नहीं हो, अकेले में हौले जैसा करती है, क्योंकि दिस इज समथिंग डिफरेंट, यू नो। मतलब यू नीड पीपल अराउंड, राइट? ऐसे नहीं इंसान को अभी तक लाइव स्ट्रीमिंग में भी बच्चों को मजा आ रहा है। हाँ। क्योंकि उनको मैम का चेहरा चमकता हुआ दिख रहा है, वाइब्स जो है वो ऑटोमेटिकली जाती है ना। नहीं वो महसूस कर रहे, देखो यहाँ पे देखो ये क्या बच्चे महसूस कर रहे हैं, हार्ट भेज रहे हैं, स्माइली फेस भेज रहे हैं, देखो कितना मजे कर रहे हैं, देखो उनको मजा आ रहा है। क्योंकि मैम का हो या कोई हर्षद सर, मैम हम पुणे नहीं आ सकते, नहीं कोई बात नहीं, उनको ऐसा महसूस होगा नहीं, बहुत माहौल बनेगा, ठीक है ना। डोंट वरी अबाउट दैट। बट मैं आपको बता रहा हूँ कि कुल मिला के भगवान से हमारी सबकी प्रार्थना है। चलो मेरे पीछे बोलो जो मैं बोल रहा हूँ।
जो मैं बोल रहा हूं, हे भगवान हम तुम्हें तहे दिल से हाथ जोड़ेगा कि नहीं पे कह रहे तहे दिल से, अब तुम बजाओ मत, सुनो अभी, तहे दिल से मन वचन काय से यह प्रार्थना करते हैं कोरोना को चाइना में ही रहने दे। उसको इंडिया में उसकी तीसरी चौथी पांचवी लहर को इंडिया से दूर रखे, उसको तालिबान भेजें। बस हो गया, बहुत हो गया। मुझे तो लग रहा है आप और जियाना सब लोग आपके पीछे 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 रिपीट कर रहे हैं। तो भगवान ने हमारी प्रार्थना सुनना है, हमें इसी तरह से जिंदगी में वापस कम बैक करना है। Yes. माहौल बनाना है, ठोक देंगे। अभी तो आप सीए इंटर में हो तो लोग आपकी इतनी तारीफ कर रहे हैं, आप फाउंडेशन पास हुए तो कैसा कैसा माहौल था, है ना? इसको भेजा मैंने, इसको आगे भेजा, इधर आजा आजा बेटा। मतलब क्या किया जरा वापस करके बताओ। इधर आओ। नहीं नहीं, उसको आप उधर खड़े हो जाओ बेटा, इधर। वो जो वहां पे करके वहां पे जो कर रहा था ना, अरे अरे बच्चा क्या क्या बहुत बात है, मैं भी करता हूँ। अरे गड़े सर वो घर वाले ऐसा कर देते हैं ना कि लगता है बहुत माहौल लगता है ना। कहाँ से है आप? सर गोरखपुर। गोरखपुर यूपी से। एक बार ताली हो जाता है, गोरखपुर यूपी से हमारे बीच में। क्या बात है। अरे अच्छा, क्या नाम है आपका? आलोक, आलोक दुबे। आलोक दुबे। बट आई एम सो प्राउड ऑफ यू, बहुत अच्छा लग रहा है आपको देख के। लव यू यार, क्या बात है। लव यू टू तो बोल। चल मिलेंगे अच्छे से, रोज आना इधर। ओके, बहुत था, बहुत भारी था, झटक लगता, बहुत अंदर तक गए हुए। ठीक है, anyways guys, so we're going to have rocking time। मैं बोल रहा हूँ ना, तो जो अभी जो स्टूडेंट्स वर्चुअल में भी देखेंगे, लाइव स्ट्रीम में देखेंगे, उनको भी ऐसा फील होगा कि वो फेस टू फेस में बैठे। क्योंकि जब कोई आता है, अब मैम इसके पहले 2 साल तक कैमरे को देखते थे, मैम इंतजार करते थे कोई आएगा, कभी कोई आया मैम? मैम सिर्फ तन्हा तन्हा रह रही थी। अभी मैम की जिंदगी में खुशहाली है, सभी टीचर्स खुश हैं, और इस बार की रिकॉर्डिंग और माहौल बनेगी बिकॉज आप लोग साथ में रहेंगे, एक मजा आएगा, माहौल बनेगा। और मुझे एक लाइन और बोलना है इस बार। ये मुझे बताते हुए, हमें बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि इस बार ऑल इंडिया रैंकर्स की जो संख्या है, एसपीसी से जिन्होंने पढ़ा है, May 21 एग्जामिनेशन के रिजल्ट जो आए हैं, उसमें 1 नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, 15 नहीं, 20 नहीं, 21 रैंकर्स, ऑल इंडिया रैंक्स की संख्या जो है 21 ऑल इंडिया रैंक्स जो वो है, जिन्होंने हमसे पढ़ा है, एसपीसी से पढ़ा हुआ है। और सबसे बड़ी बात गर्व की है कि ऑल इंडिया रैंक 1 भी अपना स्टूडेंट है, ऑल इंडिया रैंक 2 भी, ऑल इंडिया रैंक 4, ऑल इंडिया रैंक 6, यानी कि जो सिंगल डिजिट रैंक भी हो, 4 भी अपने स्टूडेंट है। तो जो क्वालिटी ऑफ टीचिंग आपको मिलने वाली है, तो आपको ज्यादा बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है, इट इज प्रूव्ड है। और ये इस बार के लिए नहीं है, इट इज हिस्ट्री इज रिपीटिंग सिंस लास्ट मेनी अटेम्प्ट्स। हर बार इतने ही रैंक्स में आते हैं, बताना इसलिए जरूरी भी है आपको, ताकि हम भी आप में वो ऑल इंडिया रैंक्स का वो हुनर देखते हैं। हम चाहते हैं कि इस बार वो 20 रैंक, 50 में से 21 रैंक्स एसपीसी से पढ़े हुए हैं। हम चाहते हैं अगली बार और ज्यादा रैंक्स अपने से पढ़े, ऑल इंडिया रैंक 1 आए। और आप लोगों को ये बता देना चाह रहे हैं कि आप लोगों के मोटिवेशन का हमने पूरा के पूरा आयोजन किया है। इस बार एसपीसी रैंकर्स अवार्ड 3.0 आने जा रहा है, ठीक है ना? और 8 से 10 दिनों के अंदर ये रैंकर्स अवार्ड पुणे में होगा। यू ऑल विल बी पर्सनली इनवाइटेड, जितने लोग यहां पर रहेंगे, और आपको ये 21 रैंकर्स को देखने का एक सुनहरा मौका मिलेगा। वो रैंकर्स नहीं होते, वो एक मोटिवेशन होता है, वो एक एनकरेजमेंट होता है। जब आप किसी को देखते हो ना, जो अरे कितने मार्क्स हो रैंक 1 के? 675। कैन यू बिलीव दिस? 400 मार्क्स पे पासिंग है भाई। 275 में तो और एक बच्चा निकल जाएगा। आई मीन इमेजिन कितना लेवल ऑफ टैलेंट होगा, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। अपने को 400 लाने के लिए अटेम्प्ट लग जाते हैं भाई, तो किसी ने 675 उतने ही समय में लाया, मतलब कुछ तो भी ऐसे बुद्धिजीवी लोग हमारे पास बहुत है।
ऐसे लोगों को देखने का मौका, लाइव स्ट्रीमिंग भी उस दिन किया जाएगा अंकिता, और सभी लोगों को उनका इंटरव्यू आपको दिखाया जाएगा कि भाई उसने कौन से सब्जेक्ट को कैसे डील किया, ताकि हम जब पढ़ने लगेंगे तो उस डायरेक्शन से पढ़ेंगे। आपको पता होना चाहिए लॉ, इस बंदे ने, मैम के एक स्टूडेंट ने 86 से कुछ स्कोर किया, 86 वो बंदा आएगा हाँ। और वो आपको बताएगा कि मैंने लॉ ऐसे पढ़ा था और मैम ने ये पढ़ा था, आप ये करना, तो आपका पढ़ने का नजरिया चेंज हो जाता है। हम बोले हम अपनी कोई इज्जत है अंकिता? कोई टीचर बोलता ना, रोज बोलता है, जैसे माँ बाप रोज बोलते, मम्मी रोज ही बोलती, तो कोई नहीं, पर पापा ने एक बार बजाया तो कैसा? पापा रोज नहीं बोलते, मम्मी रोज बोलती, मम्मी को थोड़ा लाइट लेते, पापा ने एक बार बोला, सिर्फ आंखें ऊपर क्या तो है ना रे, हाँ देखो, तो वैसा होता है ना कि हम लोग रोज बोलेंगे आपको मजा नहीं, तो जो रैंकर्स आके बोलेंगे तो आपको लगेगा नहीं यार सही है यार, बंदा वो बोल रहा है जिसने करके दिखाया है। तो हम लोग ये सब करेंगे और आपको बहुत मजा आने वाला है। लाइव स्ट्रीमिंग में भी जितने लोग हैं उस दिन सारा क्लास लाइव स्ट्रीम चलेगा, सबको दिखाया जाएगा। फिर से एक बार आप सभी का सीए इंटरमीडिएट में बहुत बहुत स्वागत है। आपकी जर्नी बहुत अच्छी होने वाली है, आपको देख के बहुत अच्छा लग रहा है आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम। थैंक यू सो मच, है ना, टेक केयर, थैंक यू सो मच, thank you so much, take care ma'am, आप चल लो, carry on, yeah, thank you so much, yeah, bye bye live streaming, thank you so much, take care, see you soon, carry on. From tomorrow. Okay. check. चलो एक बार वापस से आप सब लोगों को अ वेरी गुड आफ्टरनून, अच्छा चलो अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू ऑल फॉर्मली। और सच में बहुत अच्छा लग रहा है आप सब लोगों को देख के, एंड पॉजिटिविटी है कि चलो ये बैच जो है एकदम रॉकिंग होने वाली है और बहुत मजा आने वाला है। आई होप जितना मजा मुझे सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने में आया उतना ही मजा आप लोगों को भी मेरे साथ पढ़ने में आए। हम लोग क्या करते हैं, आज टेक्निकली सब्जेक्ट की शुरुआत नहीं करते हैं, कुछ सब्जेक्ट के बारे में मैं आपको बताती हूँ, कौन से सारे एक्ट्स हमें है, कितने कॉर्पोरेट लॉज में एक्ट्स है, कितने अदर लॉज में है, क्या वेटेज किसका है, आपका क्वेश्चन पेपर कैसे आपको पूछा जाने वाला है, कुछ एक दो क्वेश्चन पेपर्स भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, और फिर एक्ट की शुरुआत जो है वो हम कल से करेंगे। सो बेसिकली टुडे वी विल ओनली डेडिकेट दिस पर्टिकुलर डे फॉर अंडरस्टैंडिंग द सब्जेक्ट एंड टू अंडरस्टैंड ईच अदर। एक बार हमारी वेवलेंथ जुड़ जाएगी, उसके बाद फिर क्या सब्जेक्ट को शुरुआत करने में और उसको खत्म करने में टाइम नहीं लगने वाला है। बट व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज टू कनेक्ट विथ ईच अदर, क्योंकि देखो जब तक आप लोग मुझ पे भरोसा नहीं बताओगे, आप लोग जब तक मुझ पे ट्रस्ट नहीं करोगे, चाहे मैं अपना 100 क्या 200% भी दे दूंगी, इट इज गोइंग टू बी ऑल ऑफ वेस्ट। सो सबसे इंपॉर्टेंट इज द ट्रस्ट फैक्टर बिटवीन अ स्टूडेंट एंड ऑब्वियसली द टीचर। और यस, आप लोग मुझे ट्रस्ट करते हो, इसीलिए तो अभी मैंने क्लास के पहले ही पूछा था, लाइव होने के पहले, कि मेजॉरिटी ऑफ यू ऑल आर फ्रॉम आउटसाइड पुणे। आप लोगों ने अपना पूरा घर का माहौल, आपका कंफर्ट जोन, सब कुछ छोड़ के आप लोग यहाँ पे हमारे लिए आए हो, उसके लिए आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू ऑल। मतलब दिल से आप सब लोगों का शुक्रिया कि आपने हमेशा इतना प्यार, इतना ट्रस्ट मेरे और मेरी टीचिंग के लिए बताया है, एंड आई एम रियली वेरी ग्रेटफुल टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। आज अगर मैं हूं इट इज ओनली बिकॉज ऑफ यू, सो थैंक यू ऑल सो मच। ओके, चलो, क्या आप लोग मुझे बता सकते हो, आप लोग भी और मेरे जो मुझे वर्चुअली देख रहे हैं, ये जो सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, इस सब्जेक्ट का नाम क्या है? वेरी गुड, वंडरफुल। सो यू ऑल नो द नेम ऑफ द सब्जेक्ट। इस सब्जेक्ट का जो नाम है इट इज कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज। सो बेसिकली दो चीजें हैं इस सब्जेक्ट में, एक तो कॉर्पोरेट लॉ का हिस्सा है और दूसरा जो है दैट इज अदर लॉज। एक कौन सा हिस्सा है? कॉर्पोरेट लॉ, और दूसरा जो हिस्सा है वो कौन सा है? अदर लॉज। तो ऐसे करके कॉर्पोरेट और अदर लॉज मिला के आपका 100 मार्क्स का ये पेपर नंबर 2 बनता है। लॉ फॉल्स इन ग्रुप 1, और ग्रुप 1 में आपका सेकेंड पेपर जो होने वाला है, फर्स्ट बीइंग अकाउंट्स एंड द सेकेंड पेपर इज गोइंग टू बी लॉ। बट हमारे कंप्लीट सब्जेक्ट का नाम अगर आप पूछो, इट इज कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज। जैसे आपको फाउंडेशन में था बिजनेस लॉज एंड बिजनेस कम्युनिकेशन एंड रिपोर्टिंग, था या नहीं? बिजनेस लॉ मतलब मर्केंटाइल लॉ, हाँ या ना?
मर्केंटाइल मतलब कॉमर्स करते वक्त, बिजनेस करते वक्त आपको बहुत सारे एक्ट्स के, लॉज की जरूरत पड़ती है, जैसे कि आपने पढ़ा था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट। ये कुछ बेसिक लॉज थे जिनको जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है व्हेनेवर यू आर डीलिंग इनटू एनी ट्रांजैक्शन विद समबडी एल्स। किसी के साथ जब कभी भी आप कोई भी छोटा सा भी कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते हो, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि देखो, अब आप लोग सब पुणे में आए हो, अब बहुत सारे लोगों को लॉन्ड्री की सर्विसेज लगेगी, ड्राई क्लीनिंग की सर्विसेज लगेगी, बहुत सारे बच्चे रेंट पे रुके होंगे, बहुत सारे बच्चे जो है उन्होंने मेस लगाई होगी, हाँ है ना, बहुत सारे लोगों ने से बसेस का पास निकाला होगा फॉर ट्रैवलिंग फ्रॉम दी हॉस्टल टू क्लासेस टू दी हॉस्टल, या आप रिक्शा में जाओगे या जो भी है। हर रोज आप न जाने कितने सारे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हो, जाने अनजाने। आपने चिप्स का पैकेट खरीद लिया, बिस्किट का पैकेट खरीद लिया, रेस्टोरेंट में चले गए, आपने कुछ खाना ऑर्डर किया, आपने ड्राई क्लीनिंग के लिए क्लोथ्स परचेज किए, स्टेशनरी आपने परचेज किया है, आपने से फॉर एग्जांपल चलो सैटरडे शाम को इच्छा हो गई एफसी रोड चले गए घूमने, वन ऑफ द वेरी फेमस स्ट्रीट्स इन पुणे, एफसी रोड चले गए घूमने, वहां पे बाइक आपने पार्क की है, पार्किंग वाले ने आपसे पैसे मांगे हैं गाड़ी पार्क करने के लिए। कितने सारे कॉन्ट्रैक्ट्स आप हर रोज एंटर करते हो, तो आपको पता होना चाहिए कि उनके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। ऑल दीज आर कमर्शियल ट्रांजैक्शंस, और यही कमर्शियल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड एक्ट्स जो थी आपने पढ़ी थी कहां पर, एट द सीए फाउंडेशन लेवल। बट यहां पे मतलब कहां पे, सीए इंटर में आप लोग पढ़ने वाले हो कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस। अब ये जो कॉर्पोरेट लॉ का हिस्सा है, कॉर्पोरेट लॉ में आपको पढ़ना है बस एक ही एक्ट पढ़ना है, ओके, सिर्फ एक ही एक्ट जिसका नाम है द कंपनीज एक्ट 2013, और आपके 100 मार्क्स के सिलेबस में से कंपनीज एक्ट अलोन कंप्राइजेस ऑफ 60 मार्क्स। जी हां, 100 में से एक ही एक्ट है कंपनीज एक्ट 2013 जिसका वेटेज जो है इट इज अप्रोक्सीमेटली 60 मार्क्स। और ये 60 मार्क्स के लिए आपको ज्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ पढ़ने हैं 148 सेक्शंस। 148 और सिर्फ 148, जी हां बेटा, सिर्फ 148 सेक्शंस में कहूंगी, बिकॉज पूरा का पूरा कंपनीज एक्ट 2013 जो है इट कंप्राइजेस ऑफ वेरी गुड 470 सेक्शंस। कितने सेक्शंस है, 470, 470 सेक्शंस। और ये 470 सेक्शंस में से आपको सिर्फ 148 सेक्शंस जो है वो इंटर में आपको पढ़ने होंगे। तो बाकी के सेक्शंस हम नहीं पढ़ने वाले हैं क्या, हम पढ़ेंगे, बट कहां पे पढ़ेंगे, वहां पे मतलब कहां पे, यस, इन सीए फाइनल। सो बेसिकली इंस्टीट्यूट ने क्या करने की कोशिश की है, हल्का सा डोज जो है वो आपको देने की कोशिश की है एट सीए इंटर। सो बेसिकली पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, बाकी पूरी एक्ट को कवर किया जाने वाला है इन सीए फाइनल। जैसे आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट था, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपको फाउंडेशन में था, कितने सेक्शन थे, 75। देखो लास्ट वाला जो था वो कॉसी कॉन्ट्रैक्ट था, 6 यूनिट्स थे आपको, 6 यूनिट कॉन्टिंजेंट एंड कॉसी कॉन्ट्रैक्ट्स था या नहीं। सो बेसिकली वो 6 यूनिट्स जो थे वो सिर्फ थे बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कि व्हाट डू यू मीन बाय एन अग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं, ऑफर क्या होता है, एक्सेप्टेंस क्या होता है, कंसिडरेशन क्या होता है, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, फ्री कंसेंट क्या होता है, परफॉर्मेंस का क्या मतलब होता है, ब्रीच अगर हो जाता है तो पार्टीज के पास क्या सारी रेमेडीज अवेलेबल है, कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या, कॉसी कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या, दोस कॉन्ट्रैक्ट्स व्हिच आर एंटर्ड बिकॉज ऑफ ऑपरेशन ऑफ लॉ, उसका इफेक्ट क्या होता है, कब कब कॉसी कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया जाता है। ये सारे बेसिक प्रिंसिपल्स जो थे those were taught to you at CA फाउंडेशन, सिर्फ 75 सेक्शंस। बट क्या कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वहां पे खत्म हुआ था? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अभी तक खत्म नहीं हुआ है। बाकी के जो प्रोविजंस है वो आपको पढ़ाए जाने वाले हैं इन सीए इंटर। और सीए इंटर में बाकी का जो सिलेबस है जिसमें होते हैं 5 टाइप्स ऑफ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स, वो आपको पढ़ाए जाने वाले हैं इन सीए इंटर। तो वो 75 सेक्शंस और सीए इंटर के 5 तरीके के
स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स, इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज, एजेंसी, ये दोनों को कंबाइन करते हैं तब बनता है हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। वैसे ही हमारा कंपनीज एक्ट जो है, कंपनीज एक्ट तो तीनों भी स्टेजेस पे है, तीनों भी। कुछ कुछ सिर्फ थोड़ी सी इंट्रोडक्शन वाली चीजें जो है, कंपनी क्या होती है, प्रमोटर क्या होते हैं, कंपनीज के टाइप्स क्या होते हैं, साथ साथ में आपने ये भी देखा था एमओए, एओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, अल्ट्रा वायर्स, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, ये सारी चीजें जो थी, छोटी छोटी बातें। ओके, कंपनी क्या होती है, शेयर्स क्या होता है, परपेचुअल सक्सेशन क्या होता है, सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब क्या होता है, कंपनी अलग, मेंबर्स अलग, याद है, कंपनी अलग, डायरेक्टर्स अलग, मेंबर्स आएंगे, मेंबर्स जाए, बट कंपनी जैसी है वैसी की वैसी ही रहेगी, जन्मों जन्मों तक, युगों तक कंपनी का एग्जिस्टेंस चलता ही रहेगा। हाँ है ना, क्या तुम्हें याद है? तो वही ये सारे बेसिक प्रिंसिपल्स थे कंपनीज एक्ट के जो आपको फाउंडेशन में पढ़ाए गए थे, बट लेट मी टेल यू दैट इज नॉट इवन 1% ऑफ योर सिलेबस ऑफ सीए इंटर ऑफ 60 मार्क्स, क्योंकि 60 मार्क्स कंपनीज एक्ट है और ये 60 मार्क्स भी 148 सेक्शंस को ही कवर करता है। 149 से 470 वाले सेक्शंस जो है वो कवर होने वाले हैं सीए फाइनल में। सो बेसिकली कंपनीज एक्ट को भी तीनों भी स्टेजेस पे डिवाइड किया गया है। इससे ही आप समझ सकते हो कि कंपनीज एक्ट कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अर्लियर मतलब कब? जब फाउंडेशन नहीं हुआ करता था, सीपीटी हुआ करता था। सीपीटी के स्टूडेंट्स को कंपनीज एक्ट नहीं था सीपीटी लेवल पे। दे हैड ओनली 3 एक्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट एंड पार्टनरशिप एक्ट। बट आप खुद समझो, एक तो इंग्लिश का और दूसरा कंपनीज एक्ट का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है। जब इंस्टीट्यूट ने अपने करिकुलम को चेंज किया, उसने फाउंडेशन लेवल पे इंग्लिश को भी इंट्रोड्यूस किया और साथ साथ में कंपनीज एक्ट को भी इंट्रोड्यूस किया गया है। सो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट तो इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ कंपनीज एक्ट जो है इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट इन योर सिलेबस। उसके वजह से लॉ और अकाउंट्स, देखो अकाउंट्स तो ऑब्वियसली यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, अकाउंट्स तो आपके खून में होना चाहिए, इसके तो आप मास्टर बनने वाले हो। बट आप सोचो जितनी इज्जत इंस्टीट्यूट ने अकाउंट्स को दी है उतनी इज्जत उसने लॉ को भी दी है। सिर्फ ये दोनों सब्जेक्ट्स है, सिर्फ ये दोनों, जो तीनों भी स्टेजेस पे है, फाउंडेशन पे भी है, इंटर पे भी है और सीए फाइनल में भी है। मतलब हाउ इंपॉर्टेंट दिस सब्जेक्ट है। और अभी आप लोगों का रिजल्ट लास्ट वीक ही निकला है तो आप खुद समझते होगे। मैं हमेशा मेरे बच्चों को कहती थी फाउंडेशन लेवल पे, लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है विच इज अ स्कोरिंग सब्जेक्ट, बोलती थी या नहीं, और ये आपके वीकर सब्जेक्ट्स को आगे निकालेगा। एंड बिलीव मी, रिजल्ट आया एंड आई हैव प्रूव्ड माय वर्ड्स राइट। हो सकता है उस टाइम पे आपको लग रहा होगा हाँ मैम का सब्जेक्ट है, मैम तो ऐसे बोलेगी ना, ऐसे ही लग रहा होगा। और कोई भी बच्चों को ऑब्वियसली इट इज अ वेरी नेचुरल थॉट दैट विल कम टू एवरी स्टूडेंट, हाँ मैम तो ऑब्वियसली नेगेटिव कैसे बोल सकती है अपने सब्जेक्ट के बारे में, नहीं तो बच्चा अभी हार मान लेगा। बट ऐसा नहीं है, जेन्युइनली अगर मेरा सब्जेक्ट होता जो डिफिकल्ट होता तो मैं सीधा मुंह पे बोल देती ये सब्जेक्ट जो है इस पे इंस्टीट्यूट यूजुअली जो है आपको चैलेंज करने वाला है एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। मतलब क्यों आपको झूठ बोल के आपको धोखे में रखना है। But let me tell you, law is one of the subject which is going to be one of the most scoring subjects for you all in even CA Inter. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों के लिए जो है वो ये है, लॉ का जो पेपर है उसमें 30 मार्क्स इज गोइंग टू बी MCQ। मतलब इससे बेहतर और क्या हो सकता है। 70 मार्क्स ही सब्जेक्टिव रहने वाला है और 30 मार्क्स का पेपर इज एक सवाल 4 गोले। सही गोला लग गया तो बिंगो, नहीं तो टिंगो, और 6 महीने बाद वापस से अटेम्प्ट दे दो। 30 मार्क्स इज नॉट लेस, लेट मी टेल यू, बिकॉज इंडिविजुअली हर सब्जेक्ट को क्लियर करने के लिए 40 मार्क्स लगते हैं। मतलब अगर आपने 30 में से 25 मार्क्स भी स्कोर कर लिए MCQs में से, आपको सिर्फ 15 मार्क्स स्कोर करने हैं टू पास द सब्जेक्ट्स। बट आर यू हियर टू पास द सब्जेक्ट? वी डोंट वांट टू एम फॉर 40 मार्क्स। व्हाट वी आर एमिंग ओवर हियर इज एन एग्जामिनेशन। Getting this or no? What we want is not 40 plus marks. What we want is 60 plus marks. And believe me, you all can do it. Provided, जैसे मेरे rankers ने भी कहा है, I want to tell you, consistently, you all are
following all the instructions that I am telling you all in class. Believe me, nothing is impossible. Everything can be done, but you have to plan it from day one. आज से ही अगर आपने आपका रूटीन प्लान किया है, सिर्फ प्लान नहीं करना है, नहीं तो हर मंडे आप प्लान ही बनाते जाओगे, वो नहीं करना है, उसको इंप्लीमेंट भी करना है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर आप वो करते रहोगे, बिलीव मी, लेटर ऑन आपका बर्डन बहुत कम रहेगा और अपने आप आपको सब्जेक्ट में जो है वो कॉन्फिडेंस आएगा. आप लोगों के लिए तो सबसे बड़ी चीज जो है वो ये है दैट आई एम अवेलेबल टू यू फेस टू फेस. तो इनफैक्ट आप लोगों को तो ये सोचना चाहिए कि कितना ज्यादा गाइडेंस मैं मैम से लूं, क्योंकि चाहे वो क्लास के पहले है या क्लास के बाद है, आप जब चाहो आप मेरे पास आ सकते हो और मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हो. कितना बड़ा एडवांटेज है आप लोगों को. आज डाउट आया, तुरंत क्लास के बाद आपने बोल दिया. देखो कुछ बच्चे होते हैं जो शाय नहीं फील करते हैं, क्लास के सामने मुझे डाउट पूछ लेते हैं, ओके होते हैं, और वर्चुअली बच्चे तो पूछ ही सकते हैं, बट समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज इन अ क्लास सम स्टूडेंट्स फील एम्बैरेस्ड. उनको डर लगता है, उनको लगता है कि बाजू वाला क्या सोचेगा, बाजू वाली क्या सोचेगी, बट बाजू वाली भी यही सोच रही थी कि ये क्या सोचेगा. डोंट लेट दैट हैपन. इफ यू हैव अ डाउट यू कैन आस्क मी दैट डाउट in the class itself, but only one request, till the time the concept does not get over. अगर डाउट आ भी रहा है, बहुत जोर से आ रहा है डाउट, उसको उधर ही रोक दीजिए, क्योंकि बहुत डाउट्स कॉन्सेप्ट्स खत्म होते होते अपने आप क्लियर हो जाते हैं. फिर भी आपको लग रहा है कॉन्सेप्ट हो गया, खत्म हो गया, आपका डाउट क्लियर नहीं हुआ है, यू कैन आस्क मी द डाउट आफ्टरवर्ड्स, बिकॉज कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो मैं कुछ राइटिंग पार्ट करवाती हूं, तब आप मुझसे पूछ सकते हो. या अगर आपको लगता है यू आर टू शाय टू आस्क मी द डाउट ड्यूरिंग द क्लास, यू कैन आस्क मी योर डाउट्स बिफोर द क्लास और आफ्टर द क्लास. और जहां तक वर्चुअल स्टूडेंट्स की बात है, हमारे जो लाइव स्ट्रीमिंग के बच्चे रहेंगे, आप लोगों को लाइव चैट का ऑप्शन दिया जाएगा, तो वहां पे आप आपके डाउट्स पूछ सकते हो. और जो पेन ड्राइव और गूगल ड्राइव के स्टूडेंट्स है, आपके लिए स्पेशली एक पोर्टल क्रिएट किया गया है डाउट्स के लिए, देयर यू कैन आस्क मी योर डाउट्स. तो सबसे पहली बात है, आपके डाउट्स जो है वो तुरंत क्लियर हो सकते हैं. कम्युनिकेशन इज नॉट गोइंग टू बी एन इशू, प्लस फेस टू फेस है, तो उसके वजह से क्या रहेगा, आपका डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर अवॉइड हो जाएगा, विच आई कैन नॉट कंट्रोल फॉर द वर्चुअल स्टूडेंट्स. अनफॉर्चुनेटली वर्चुअल स्टूडेंट्स घर पे बैठा है, मोबाइल पे लेक्चर्स देख रहा है, मोबाइल पे लेक्चर्स देखते देखते कब इंस्टाग्राम खुल गया समझ में ही नहीं आया, या किसके मैसेजेस आए, व्हाट्सएप खुल गया, फिर रिप्लाई करो, उसने अभी तक रिप्लाई क्यों नहीं किया, ऑनलाइन दिख रही है मुझे वो, फिर भी मुझे रिप्लाई नहीं किया, हाँ यार ऐसे कैसे हुआ, मतलब क्या है ये, और फिर आपके थॉट्स चालू हो जाएंगे कि वो किसके साथ है, किधर है, किसके साथ है. तो अनफॉर्चुनेटली वर्चुअल स्टूडेंट्स के लिए वो कंट्रोल मेरा नहीं रहेगा, बट फिजिकली दिस कंट्रोल इज गोइंग टू बी फॉर द फेस टू फेस students. So rule number 1 of my class is, if the class is going on, you cannot use your mobile phones. तो आज ही के दिन आप आपके घर वालों को, घरवाली को, जिसको बोलना है बोल दो कि 4 to 6 I'm busy with Ankita ma'am, I cannot attend your calls, I cannot reply to your messages. Okay, no calls, no messages, no nothing. कोई भी बच्चा अगर मुझे मोबाइल पे दिखा क्लास के दौरान, I am going to confiscate the mobile phone and I am not going to give the student that mobile phone for 2 to 3 days. सिर्फ उतना ही नहीं, उस शाम को मैं उस मोबाइल फोन से चैटिंग भी करोगे. अब आप देख लो आपको कितना रिस्क पे रहना है, ठीक है. बाद में मुझे कुछ नहीं बोलना है आप लोगों ने, ठीक है. सेकेंड रूल ऑफ द क्लास इज दैट यू हैव टू बी ऑन टाइम इन द क्लास. ओके, मैं नहीं चाहती हूँ कि अभी, आज तो खैर अकाउंट्स की क्लास नहीं थी इसलिए आपको काफी लंबा ब्रेक मिल गया, बट कल से ऐसा नहीं होने वाला है. बैक टू बैक आपकी क्लासेस होगी और 15 मिनट्स की ब्रेक आपको रहेगी बिटवीन ईच क्लासेस. हाँ, लंच ब्रेक के लिए ऑफ कोर्स आधा घंटा पौना घंटा रहेगा, बट अपार्ट फ्रॉम दैट देयर विल बी 15 मिनट्स ब्रेक फॉर एवरी क्लास. तो जैसे ही शिद्दत से क्लास आपकी खत्म हो गई, ब्रेक टाइम खत्म हो गया, यू हैव टू कम एंड यू हैव टू टेक योर प्लेसेस. यू डू नॉट हैव टू रोम इन द कॉरिडोर्स, डू नॉट हैव टू गो आउट, कुछ भी नहीं करना है. अगर आप लेट आते हो तो इट इज अ रिक्वेस्ट टू यू, आप आके फिर यहां पे बैठ जाना. नहीं तो क्या होता है, सपोज ये बच्चा है जो लेट आया है, वो क्या करेगा, वो आएगा पूरे आराम से यहाँ पे ऐसे ऐसे जाते हुए उधर जाएगा, वो तो खुद डिस्टर्ब रहता है, बाकी सारे बच्चे भी डिस्टर्ब होते हैं और मैं भी डिस्टर्ब होती हूँ और हमारे वर्चुअल बच्चे भी डिस्टर्ब हो जाएंगे. दिस आई कैन नॉट अफोर्ड. ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज नॉट अ 1-to-1 कोचिंग क्लास. There are various of students who are learning this subject from me all over India and you have to respect every student's time.
अगर आप दूसरों का टाइम रिस्पेक्ट नहीं करोगे, वो भी आप ये उम्मीद नहीं कर सकते हो कि वो बच्चा आपका टाइम रिस्पेक्ट करेगा. ओके, एंड इट्स अ पर्सनल रिक्वेस्ट टू ऑल द गर्ल्स दैट यू प्लीज बी ऑन टाइम. क्योंकि क्या होता है, मेरा एक्सपीरियंस है फेस टू फेस क्लास में, लड़की अगर लेट आई है, जब तक वो सीट पे बैठेगी नहीं, सबकी नजरों से इसका पीछा नहीं छोड़ोगे. किधर बैठी है, किसके बाजू में बैठी है, क्या कर रही है, वो सब ऑब्जर्व करेंगे. दिस आई डोंट वांट टू हैपन इन माई क्लास. लेट आए भी हो, चुपचाप इधर से बैठ जाओ. जब कुछ ब्रेक चालू है या कॉन्सेप्ट लिखा रही हो, तब आप आके अपनी सीट ले सकते हो या बैठ सकते हो. अदरवाइज यू जस्ट हैव टू सिट लाइक गुड चाइल्ड, योर आईज एंड ईयर्स ओपन, एंड ओनली कॉन्सेंट्रेशन शुड बी ऑन दिस सब्जेक्ट ऑफ लॉ. साथ साथ में सर ने जो कहा है वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान में रखना है, एंड दैट इज यू हैव टू हैव अ सेपरेट नोटबुक फॉर माई सब्जेक्ट. हर एक सब्जेक्ट की आपको सेपरेट नोटबुक होना जरूरी है. ओके, फॉर अकाउंट्स अलग, लॉ के लिए अलग, टैक्स के लिए अलग और कॉस्टिंग के लिए अलग. तो मेरे सब्जेक्ट के लिए भी आपको क्या करना होगा, एक सेपरेट नोटबुक जो है वो लॉ के लिए आपको रखनी होगी, और उसी में आप सारा लॉ का कंटेंट जो मैं पढ़ाने वाली हूं वो लिखने वाले हो. नो यूजिंग ओनली वन बुक फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स. ओके, सो कुछ रुपए की बात है, उसके लिए अपने लाखों बर्बाद मत कीजिए. कैरी ऑल द स्टेशनरी, इज्जत में रहो. सीरियसली मैं आपको बोल रही हूं, एक बुक रखो, हैव अ कंपास बॉक्स, हैव अ नाइस स्केल, अ कैलकुलेटर, कैरी ऑल द स्टेशनरीज विथ यू. ऐसा कुछ नहीं होता है कि अच्छा कंपास बॉक्स और स्टेशनरी रखना लड़की वाला स्टफ है, लड़का वाला स्टफ है, ऐसा कुछ नहीं होता है. दिस इज फॉर योर सेल्फ. अगर आप देखोगे इवन टॉप लॉयर्स इंडिया के, अगर आप कभी उनसे इंटरैक्ट करोगे या अगर आप देखोगे उनको, द वे दे प्रेजेंट देमसेल्फ इवन इन द कोर्ट, एवरीथिंग इज देयर इन देयर सूटकेस. चाहे वो केस के पेपर्स है, पेपर्स पे भी वो स्टिक नोट्स लगाते हैं इतने डिटेल में. इवन टॉप लॉयर्स ऑफ इंडिया फॉलो दिस पर्टिकुलर थिंग. तो हम क्या है, हम तो सिर्फ सीए इंटर के बच्चे हैं. ओके, सो यू डोंट हैव टू हैव दैट एटीट्यूड, में लड़का हूं मैं कंपास बॉक्स कैसे रखूंगा, ऐसा कुछ नहीं होता है. ये आपके टूल्स है जो आपको पास करवाने वाले. इट इज लाइक यू आर इन द आर्मी एंड यू डू नॉट हैव योर गन. हाउ आर यू गोइंग टू फाइट द वॉर? What are you going to do without a calculator in the examination? What are you going to do without a pen, a pencil and a scale in the examination? These are your tools. You have to have them. इसमें शर्मिंदगी महसूस करने वाली कोई भी बात नहीं है. Have a nice stationery box with you, your notebook with you, और consistently जो कुछ भी मैं कहती हूँ आपको क्लास में लिखना है. ऑब्वियसली जब मैं एक्सप्लेन कर रही हूं, आपका पूरा ध्यान जो है सिर्फ एक्सप्लेनेशन पे होना चाहिए. राइटिंग पार्ट विल ऑलवेज बी डन लेटर ऑन. उसके लिए मैं सेपरेटली टाइम दूंगी. आप लोगों ने अगर मुझसे फाउंडेशन पढ़ा है तो आप लोगों को पता है कि कॉन्सेप्ट कंप्लीट होने के बाद मैं राइटिंग के लिए समय देती हूं. बट आई डोंट वांट यू ऑल टू डू टाइम पास व्हेन आई एम डूइंग द एक्सप्लेनेशन पार्ट, क्योंकि राइटिंग पार्ट आप बाद में भी कवर अप कर लोगे, बट एक्सप्लेनेशन बाद में कोई नहीं देने वाला है. सो यू शुड नो व्हाट इज इंपॉर्टेंट एंड व्हाट इज नॉट इंपॉर्टेंट. ठीक है, और साथ साथ में हमारे बीच बीच में कुछ मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल लेक्चर्स तो होते ही जाएंगे, बिकॉज मुझे पता है ये जो उम्र है बहुत ही रंगीन उम्र है, लुभावनी उम्र है. ध्यान हमारा इधर उधर भटक जाता है, ऑफ ट्रैक हम चले जाते हैं. और पुणे ऊपर से ऐसा शहर है जहां पे क्या बताए, अभी आप जानते हो सब कुछ. सो आई डोंट वांट एनी रॉन्ग स्टफ टू हैपन विथ यू ऑल, एंड स्पेशली द गर्ल्स. कभी भी आपको कुछ भी लगे कि आपको शेयर करना है कुछ मुझसे, या आपको लग रहा है कुछ चीजें हैं जो आपको बतानी है, किसी और से बता नहीं कर सकते हो, या फ्रेंड्स अभी तक बने नहीं है, सो प्लीज ऑलवेज फील फ्री टू कम एंड कम्युनिकेट विथ मी, एंड आई विल ऑलवेज गाइड यू एज अ एल्डर सिस्टर. और जितना मुझसे हो सकता है आई विल ऑलवेज ट्राई टू हेल्प यू आउट, है ना. बस सिर्फ ये है, डटे रहना है. आपने अगर 10 दिन निकाल लिए, बिलीव मी, फिर बाद में आपको मुश्किल नहीं होगी. ऑब्वियसली आज चैलेंजेस हो गए, बिकॉज एवरीथिंग फॉर यू इज न्यू. चाहे ये रहने का घर हो, चाहे ये क्लासेस हो, चाहे ये खाना हो, चाहे ये दोस्त हो, सब कंफर्ट जोन को छोड़ के आप यहां पे आए हो. बट डोंट फॉरगेट व्हाई यू हैव कम. वो चीज को अगर आप दिल से जोड़ के रखते हो, बिलीव मी, एवरीथिंग इज पॉसिबल. और कुछ पाने के लिए आपको कुछ तो खोना ही पड़ेगा. जब तक जीवन है तब तक संघर्ष है. और ये जो लॉस है, इट्स अ शॉर्ट टर्म लॉस, व्हाट आई बिलीव. शॉर्ट टर्म लॉस है, और अगर उससे आपको लॉन्ग टर्म में गेन मिल रहा है, देन व्हाई नॉट. गेटिंग दिस और नो माय डियर फ्रेंड्स? यस. तो शुरू करते हैं सब्जेक्ट के बारे में. आज मैं कुछ इंट्रोडक्शन देती हूँ और फिर थोड़ी बहुत बातें मैं आपको समझाना शुरू करती हूँ. वर्चुअल स्टूडेंट्स हो या नहीं, एक अच्छी सी स्माइली वाला फेस मुझे भेज दीजिए और शुरू करते हैं हम लोग. चलो आ जाइए. आज सबके पास नोटबुक्स है? चलो बेस्ट है. बंद करना है क्या इसी?
एक बार ये चेक कर लो ये रिमोट वर्क होगा या नहीं, पता नहीं मुझे, पास कर दो उधर पीछे। चलो यस, सो आई कैन सी ऑल माय वर्चुअल स्टूडेंट्स स्माइलिंग, वंडरफुल। आ जाइए आप लोग भी। तो देखो, बंद करना है क्या? वो कौन सा नंबर है फैन का, ऊपर देख सकते हो? 10 नंबर बंद कर दो ना बेटा फैन का। बंद हो रहा है क्या? उधर से ही फिर उसका जो बटन है ना उसको प्रेस कर दो राइट साइड में। इधर इधर कहीं पे रिमोट के बटन रिमोट दिख रहे हैं क्या एसी के? बेंचेस के नीचे देखो तो, है क्या? वो इसका रिमोट होगा फिर, इस वाले एसी का। उधर का पता नहीं मुझे भी, वो बंदा आएगा ना अंकुश तो उससे पूछती हूँ। चलो ठीक है, कोई बात। यहाँ पे है क्या? नहीं, वो प्रोजेक्टर का है। चलो, है क्या? देखो तो एसी का रिमोट है क्या? नहीं, दोनों प्रोजेक्टर के है। अच्छा सुनो, चलो यस, तो मैं सब्जेक्ट के बारे में आपको बता रही थी। हमारा ये जो सब्जेक्ट है उसका नाम है कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज, जिसमें पहले हिस्से में यू आर गोइंग टू स्टडी ओनली वन एक्ट विच इज द कंपनीज एक्ट 2013, जिसके कितने सेक्शंस आपको पढ़ने हैं? 148। बट नाउ दिस इज द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ योर सब्जेक्ट। द सेकेंड कंपोनेंट ऑफ योर सब्जेक्ट इज अदर लॉज। अदर लॉज नेचुरली विल कंप्राइज ऑफ 40 मार्क्स। कितने मार्क्स का है अदर लॉज? 40 मार्क्स। और ये 40 मार्क्स में आप पढ़ने वाले हो 4 एक्ट्स। कितने एक्ट्स आपको पढ़ने? 4। जी हाँ, 4 एक्ट्स में से आपका और मेरा सबसे ज्यादा चहीता एक्ट, सबसे इजीएस्ट, फर्स्ट वन इज द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। बट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का आप क्या पढ़ने वाले हो? सिर्फ और सिर्फ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स। यू डोंट हैव टू लर्न अगेन द बेसिक प्रिंसिपल्स, वो तो आपने पढ़ लिया है, लिख भी लिया है और इंस्टीट्यूट ने आपको क्लियर भी कर दिया है। So it is presumed, I hope my presumption is correct, that you are now thorough with the basic principles, हाँ है ना? तो आज जैसे कल जाके मैं आपको कहती हूँ कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो void ab initio है, आपको समझ में आ जाएगा ना void ab initio, हाँ है ना? क्या आप समझाओ void ab initio मतलब क्या? It is void right from the beginning. It is null. It is not enforceable in the eyes of law. या तो अगर मैं कहूंगी कि contract of indemnity is a contingent contract. Contingent contract. Enforcement is dependent upon the happening or not happening of a future uncertain. So वैसे अब मैं presume करने वाली हूं कि ये सारी चीजें जो है 1 to 75 जो आपने फाउंडेशन में पढ़ा है वो आपको ऑलरेडी आता है. सो बेसिकली वी विल बी ऑन द स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर सीए इंटर, जिसमें आपको 5 टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में पढ़ाया जाने वाला है. ओनली 5 काइंड्स ऑफ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स: इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज एंड एजेंसी. कौन से 5 है बता सकते हो? इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज एंड एजेंसी. सेकेंड टाइप जो है आपका अदर लॉज में एक्ट इज द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881. कौन सी है सेकेंड एक्ट? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881. ये जो एक्ट है इसमें आपको 3 टाइप के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ाया जाने वाला है: बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट एंड अ चेक. आई बिलीव फाउंडेशन में आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज का अकाउंटिंग सिखाया गया था. ड्यू डेट क्या होता है, मैच्योरिटी क्या होता है, उसका अकाउंटिंग एंड नोटिंग, प्रोटेस्टिंग और ये सारी चीजें आपने अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव से फाउंडेशन में पढ़ा था. बट इंटर में जब लॉ में मैं आपको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के बारे में पढ़ाने वाली हूं, आई एम गोइंग टू टीच यू ऑल द प्रोविजंस रिलेटिंग टू लॉ. कौन सी पार्टीज होती है, किसकी क्या राइट्स है, किसकी क्या ड्यूटीज है, ये जो पर्टिकुलर प्रोमिसरी नोट है या चेक है या बिल ऑफ एक्सचेंज है कब एनफोर्सेबल होगा. कल जाके अगर चेक डिसऑनर हो जाता है तब ऐसे केस में हु हैज राइट्स अगेंस्ट हुम. जिसका चेक डिसऑनर हुआ है, कैन ही बी सेंट टू जेल? क्या उसके ऊपर फाइन लगाया जा सकता है? अगर फाइन लगेगा, कितना फाइन लगेगा? अगर उसको जेल भेजा जाएगा, कितने समय के लिए जेल भेजा जाएगा? ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस, लीगल थिंग्स विल बी टॉट टू यू इन
law in the Negotiable Instruments Act 1881. So basically, I think every one of you all has a bank account. हाँ, so आपने चेक्स देखे होंगे, रिसीव किए होंगे, इशू किए होंगे, बट इनका प्रैक्टिकल और लीगल इंप्लीकेशन क्या है, ये हम लोग देखने वाले हैं इन द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881. कौन कलेक्टिंग बैंकर है, कौन पेइंग बैंकर है, ट्रंकेटेड चेक्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चेक्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें जो है हम लोग देखने वाले हैं इन द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट. अ वेरी प्रैक्टिकल एक्ट, स्पेशली nowadays everything has become online. So is the banking channel. अगर classes online है, obviously everything, commerce is online. So if commerce is online, the payment obviously has to be done online. So ये सारी चीजों के implications जो है वो दिए गए हैं under the Negotiable Instruments Act. Okay. तीसरा जो एक्ट है अदर लॉस के कंपोनेंट में इज द जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897. दिस एक्ट, द जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897, दिस एक्ट इज बेसिकली द लॉ ऑफ ऑल लॉस. दिस इज द लॉ ऑफ ऑल लॉस. दिस एक्ट टेल्स अस हाउ आर यू सपोज टू इंटरप्रेट वेरियस एक्ट्स. एक ये है और एक चौथा वाला जो एक्ट है दैट इज अ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट. इंटरप्रेट करना मतलब किसी भी एक्ट को समझना, किसी भी कानून को समझना, कैसे समझा जाता है कोई भी एक्ट को या रूल्स को कैसे पढ़ा जाता है, दोनों को साथ में रखते हुए हम कैसे चीजों को इंटरप्रेट करेंगे. कानून में अगर एंड लिखा है तो क्या मतलब होता है, और लिखा है तो क्या मतलब होता है, मे का क्या मतलब होता है, शाल इस शब्द का क्या मतलब होता है, इन सारी चीजों के बारे में दिया गया है अंडर द इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट एंड इन द जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897. तो ऐसे करके देयर आर इन ऑल 5 एक्ट्स इन योर सिलेबस. कितनी एक्ट्स है? 5 एक्ट्स है आपके सिलेबस में. कंपनीज एक्ट 60 मार्क्स एंड 40 मार्क्स इज अदर लॉस. बट जहां पे एक साइड पे 100 मार्क्स का आपका सिलेबस है, ओनली 70 मार्क्स इज सब्जेक्टिव, 30 मार्क्स इज गोइंग टू बी MCQ बेस्ड. सो दिस इज वन ऑफ द पॉजिटिव थिंग्स फॉर द सब्जेक्ट, क्योंकि अगर MCQ है उतना ही ज्यादा स्कोरिंग हो जाता है आपका सब्जेक्ट. रिटन में हो सकता है 10 में से आपको 7 पॉइंट्स याद आते हैं, 7 पॉइंट्स आपको याद आए हैं, आपने लिखा है, हो सकता है कुछ सही लिखा है, कुछ गलत लिखा है, कहीं पे ग्रामेटिकल मिस्टेक है, कहीं पे स्पेलिंग मिस्टेक है, ये सब चीजें हट जाती है इन द MCQs. क्योंकि MCQ में एक ही चीज चेक होती है, दैट इज योर कंसेप्चुअल क्लैरिटी. सो इफ यू आर कंसेप्चुअली क्लियर द मार्क्स इज श्योर. हाँ है ना. सो वो एक एडेड एडवांटेज है. तो उस चीज का हम पूरा फायदा उठाने वाले हैं और कोशिश करेंगे कि 30 में से 30 मार्क्स हमें MCQs में मिल जाए. ओके, बट हमेशा याद रखना सबसे पहला आपका ऑब्जेक्टिव रहने वाला है कंसेप्चुअल क्लैरिटी. ओके, वी डोंट वांट टू लर्न दिस सब्जेक्ट. देखो, लर्निंग इंपॉर्टेंट है बट लर्निंग विथ अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है. व्हाई लर्निंग इज इंपॉर्टेंट, लेट मी टेल यू, बिकॉज आवर पेपर इज अ सब्जेक्टिव पेपर. सिर्फ समझ लिया, याद नहीं है, क्या आप लिख पाओगे? अरे बोलो ना. आपने समझ लिया a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. आपने समझ लिया कैसे ये फॉर्मूला डिराइव हुआ है, समझ लिया. बट अब मुझे बताओ, अगर मैथ्स के पेपर में मार्क्स चाहिए, क्या आपको फॉर्मूला याद होना जरूरी है? नो, जरूरी है ना. अरे नहीं तो सॉल्व कैसे करोगे प्रॉब्लम? हाँ है ना, आपको याद रहना जरूरी है. क्योंकि अगर आपको याद नहीं है, आप एक्सप्रेस कैसे करोगे आपका नॉलेज? सिर्फ नॉलेज समझ लिया इज नॉट गोइंग टू फेच यू मार्क्स. इवन एज अ प्रोफेशनल, चाहे आप टीचर बनना चाहते हो, चाहे आप बिजनेस में रहना चाहते हो, चाहे आप जॉब करना चाहते हो, या चाहे आप प्रैक्टिस करना चाहते हो, सिर्फ कंसेप्चुअली समझ के बात नहीं बनने वाली है. अगर कोई क्लाइंट आया है आपके सामने और कह रहा है कि साहब देखो मुझे कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है, मुझे क्या करना होगा बताइए कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए. अब आपको याद होना चाहिए ना कि सेक्शन नंबर 7 में क्या लिखा गया है. सेक्शन नंबर 7 इज टॉकिंग अबाउट इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी. अगर आपको यही याद नहीं, आपने क्लास में फाउंडेशन में अच्छे से समझ लिया था क्या प्रोसीजर है, प्रैक्टिकली आपने MCA की वेबसाइट भी देख ली थी, मैंने बताया था MCA का वेबसाइट, फिर मैंने सारी चीजें बताई भी थी. अरे बट ये बताओ, प्रैक्टिकली देख लिया,
आपने कॉन्सेप्ट को समझ लिया, देख लिया, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, उससे आप क्लाइंट की क्वेरी को रिजॉल्व नहीं कर पाओगे until and unless it is stored in your mind. आप सोचो अगर क्लाइंट आया है सेक्शंस के साथ, आप उसको बताते हो कि साहब सबसे पहले आपको नाम रिजर्व करना है थ्रू रन रिजर्व यूनिक नेम, जहां पे आप 2 नाम प्रपोज करोगे, फिर आप बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आरओसी को सबमिट करोगे, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, पर्टिकुलर्स ऑफ फर्स्ट सब्सक्राइबर्स, पर्टिकुलर्स ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर्स, कंसेंट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर्स, एड्रेस ऑफ करस्पॉन्डेंस एंड डिक्लेरेशन. ये सारी चीजें होगी. फिर आपका स्पाइस प्लस का प्रोसीजर होता है. फिर आपको मिलता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जिसमें लिखा होता है कंपनी का नाम और कंपनी की जन्म तारीख, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. और उस दिन से अ सेपरेट पर्सन इन द आईज ऑफ लॉ हैज बीन बॉर्न. फिर मेमोरेंडम में आप लिखते हो, याद है, NRLOC, पार करके आ गए. तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए आपको क्या कंपनी का नाम प्रपोज करना है, आपकी कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है, क्या आपको कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स इनकॉर्पोरेट करनी है या लिमिटेड बाय गारंटी करनी है या अनलिमिटेड कंपनी करनी है, आप कितना चाहते हो, आपका ऑथराइज शेयर कैपिटल क्या हो, कौन हो गए कंपनी के फर्स्ट सब्सक्राइबर्स जो कंपनी के मेमोरेंडम और आर्टिकल्स को सब्सक्राइब करेंगे, जो बन जाएंगे कंपनी के फर्स्ट मेंबर्स आफ्टर द इनकॉर्पोरेशन. उसका इंपैक्ट ही अलग है. समझ लिया, उससे कुछ नहीं होने वाला है. आपको चाहे एग्जामिनेशन देनी है या प्रैक्टिकली आपको लॉ को अप्लाई करना है, यू नीड टू नो द थिंग्स, यू नीड टू लर्न इट, एंड सिर्फ नॉट लर्निंग द थिंग्स, यू नीड टू एक्सप्रेस द नॉलेज दैट यू हैव. बिलीव मी, बहुत सारे फाउंडेशन के बच्चे इसीलिए फेल हुए बिकॉज दे वर नॉट एबल टू एक्सप्रेस देयर नॉलेज. आपके भी कुछ दोस्त हो सकते हैं जो क्लियर नहीं हुए हैं, और अगर आप उनसे पूछोगे या उनसे बात भी करोगे, बहुत बार हमें ऐसा लगता है ये बंदा तो मुझसे होशियार था, वो क्लियर नहीं हुआ और मैं हो गया क्लियर. होता है ना कभी कभार, जिनका एक्सपेक्ट ही नहीं किया था वो फेल हो गए, वो फेल हो गए. तो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज सिर्फ नोइंग एंड लर्निंग इज नॉट सफिशिएंट. हमारा फाउंडेशन में भी लॉ का पेपर सब्जेक्टिव था और इंटर में भी सब्जेक्टिव है. इंस्टीट्यूट खुद कहता है कि हम चाहते हैं कि बच्चा, आई जस्ट शो यू इंस्टीट्यूट की वेबसाइट, एक ही मिनट दो मुझे. इंस्टीट्यूट खुद कहता है हम चाहते हैं कि बच्चा सब्जेक्ट को लर्न करे और लिखने में केपेबल रहे. इफ यू आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस योर नॉलेज, यू आर नॉट गोइंग टू गेट योर रिजल्ट. क्योंकि उन 3 घंटों में जो आपने एक्सप्रेस किया है, उसी से इंस्टीट्यूट डिटरमिन करेगा कि आपने पिछले 9 महीनों में मेहनत की है या नहीं की है. अनफॉर्चुनेटली आई एम नॉट द एग्जामिनर. मैं तो इंस्टीट्यूट को ये नहीं बोल पाऊंगी इस बच्चे को मैंने देखा हर रोज सिंसियरली पढ़ता भी था, लिखता भी था, अच्छे से जवाब भी देता था, वो होशियार है. अनफॉर्चुनेटली आई एम नॉट द एग्जामिनर. कौन आपका एग्जामिनर है ये आप और हम नहीं जानते हैं. तो आपको उसको बताना है कि आपने 9 महीनों में मेहनत की है, और उसको बताने का एक ही जरिया है, एंड दैट इज योर आंसर पेपर. व्हाट नॉलेज यू हैव एक्सप्रेस्ड इन दीज 3 years. वहां पे अगर आप फेल हो गए, unfortunately it is going to cost you 6 months. So you should also be able to know what is to be written. फाउंडेशन में तो हमने रिटन प्रैक्टिस कम की थी, बट इंटर में बहुत रिटन प्रैक्टिस होने वाली है. स्पेशली अब तो फेस टू फेस बैच चालू हो गई है. व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज एवरी वीक में 1 day वी आर गोइंग टू डेडिकेट ओनली फॉर राइटिंग. दैट इज फ्रॉम माई साइड. अपार्ट फ्रॉम दैट एवरी वीक 2 दिन ऐसा होगा कि मैं लॉ में आपको होमवर्क देने वाली हूँ. इनिशियल डेज में नहीं होगा क्योंकि इनिशियल डेज में थोड़ा अंडरस्टैंडिंग होगा, सो मे बी होमवर्क देना शुरू होगा आफ्टर द 10th और द 11th डे. पहले 10 दिन मजे करो, सेटल हो जाओ आप लोग. बस फर्स्ट 10 days का एम इज ओनली टू बी कंफर्टेबल विद दिस सिटी, विद द टीचर्स एंड विद द क्लासरूम. उसके बाद आप लोगों को मेहनत करनी होगी, क्योंकि मेरा सिर्फ अच्छा पढ़ा के फायदा नहीं होने वाला है, मेहनत आपके साइड से भी होनी है. इट इज अ हैंड टू हैंड रिलेशनशिप, क्योंकि पेपर मुझे नहीं आपको देना है. अगर मैं दे सकती होती तो क्या था, फिर क्या ही बात थी. तो पेपर आप देने वाले हो, है ना. तो अगर पेपर आपको देना है, यू हैव टू हैव दैट राइटिंग प्रैक्टिस एंड यू शुड बी एबल टू एक्सप्रेस योर नॉलेज. तो बहुत सारा होमवर्क मैं देती रहूंगी, एंड फॉर्चुनेट समझो या अनफॉर्चुनेट समझो, फेस टू फेस बैच के बच्चों के लिए होमवर्क से रिलेटेड मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूं. होमवर्क नहीं किया है, क्लास में एंट्री नहीं मिलने वाली है. तो उस दिन का पूरा सिलेबस जो है आपका स्किप हो जाएगा, विच यू कैन नॉट अफोर्ड, बिकॉज एवरी डे इज एन इंपॉर्टेंट डे. ओके,
चलो एक काम करो, एक तो आपकी नोटबुक में आ जाइए, नोटबुक के फर्स्ट पेज पे आपका नाम लिख दीजिए, आपका नाम, आपका सरनेम, एवरीवन, इवन माय वर्चुअल स्टूडेंट्स, इज्जत में आपको लिखना है और फर्स्ट पेज पे लिख दीजिए प्लीज, फर्स्ट पेज पे आ जाओ अभी। और फर्स्ट पेज पे आप लोग क्या करने वाले हो, इस सब्जेक्ट का नाम लिखने वाले हो। ये जो पीपीटी है ये लिख दीजिए और फिर कुछ चीजों का एक्सप्लेनेशन मैं आपको देना चाहती हूं। कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज, वर्चुअल स्टूडेंट्स आप लोगों को भी लिखना है, फटाफट लिखिए। वंस यू आर डन लेट मी नो वर्चुअल स्टूडेंट्स। check virtual students no taking screenshots, okay? I know आप लोग क्या करते थे फाउंडेशन में, स्क्रीनशॉट्स, बाद में जब आप बैठते हो पढ़ने आपको समझ में भी नहीं आता कौन सा फोटो किधर है कौन से सब्जेक्ट का। डोंट डू दैट, इट्स अ वेरी बैड हैबिट, बाद में प्रॉब्लम आएगा उससे आपको। गुड अखिलेश, गुड कृतिका, आई थिंक यू आर डन विद द राइटिंग पार्ट। यस, तो चलो कुछ चीजें मैं डिस्कस करना चाहती हूँ। जैसे मैंने आज बोला, आज की क्लास वुड बी मोर ऑफ एन ओरिएंटेशन क्लास, लेस ऑफ स्टार्टिंग विद द एक्ट। क्या आप लोग मुझे बता सकते हो, हम लोग जो पढ़ रहे हैं, देखो सब्जेक्ट का नाम वापस पढ़ो तो सब लोग, कॉर्पोरेट एंड, हम लोग लॉ पढ़ रहे हैं या एक्ट पढ़ रहे हैं? लॉ या एक्ट? लॉ या एक्ट? वर्चुअल स्टूडेंट्स लॉ पढ़ रहे हैं या एक्ट पढ़ रहे हैं? अरे बोलने दो, उनको बोलने दो। लॉ, ओके, वेरी गुड। राशि, जतिन, रोहित, ईशा, निराली, पूजा, वंडरफुल, रूपल, वंशिता। अच्छा, सो व्हाट वी आर लर्निंग इज लॉ। तो लॉ और एक्ट सेम है या अलग अलग है? सेम है। लॉ भी लॉ ही होता है, एक्ट भी एक्ट ही होती है। लॉ और एक्ट सेम ही होते हैं, अलग अलग है। कैसे अलग अलग है? ग्रुप ऑफ एक्ट्स इज इक्वल टू लॉ? नहीं, एक्ट इज अ पार्ट ऑफ लॉ। ओके फाइन, पार्शियली करेक्ट। एक मिनट बोलो। एक्ट्स आर द प्रोविजंस ऑफ लॉ, बहुत भारी बोला। एक मिनट इसको बोलने दो, फिर आप बोलिए, ठीक है? बोलो, बोलिए बेटा। अच्छा, लॉ बड़ा कॉन्सेप्ट है, एक्ट छोटा कॉन्सेप्ट है, बट लॉ क्या है, एक्ट क्या है, वो तो बताइए बेटा। वर्चुअल स्टूडेंट्स, क्या आप लोग बता सकते हो कि आप लोग कह रहे हो अलग अलग है, बट
Okay, law is a broader term, act is a narrower term. I think every one of you all knows that, but उसके अलावा आप लोगों को नहीं पता है. चलो, हाँ बोलो. मैम एक्ट एक पर्टिकुलर चीज के बारे में बताता है और लॉ बहुत सारी चीजों को कवर करके चलता है जनरल. नहीं, नहीं, बोलो. ओके फाइन, काइंड ऑफ पार्शियली करेक्ट, नॉट फुली करेक्ट, बट कह सकते कि आपका आंसर थोड़ा थोड़ा करेक्ट है. अब सुनो मेरी बात, सुनो, आई विल टेल यू. वेट, जब मैं लॉ की बात करती हूं ना, लॉ, वेन एवर वी आर लर्निंग लॉ, कानून को जब हम समझते हैं, लॉ विल कंटेन वेरियस थिंग्स. हाँ, लॉ में बहुत सारी चीजें होती हैं. जैसे सबसे पहली चीज जो लॉ में आप देखने वाले हो, आर एक्ट्स. जब कभी भी आप कानून पढ़ते हो ना, आप कहते हो मैं लॉ पढ़ रहा हूं या मैं लॉ पढ़ रही हूं, द फर्स्ट थिंग दैट यू स्टडी आर द वेरियस एक्ट्स. जैसे आपने फाउंडेशन में बहुत सारी एक्ट्स पढ़ी थी, 5 एक्ट्स आपने पढ़ी है, जिसमें वन ऑफ द एक्ट्स वाज द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. सो बेसिकली लॉ का, जैसे लॉ हम लोग मैथ्स में कहते हैं ना, सुपर सेट एंड सबसेट. सो बेसिकली हम कह सकते हैं सुपर सेट इज लॉ. और जब हम कानून को देखते हैं, बहुत सारी चीजें उसमें होती है जिसको हम पढ़ने वाले हैं और सीखने वाले हैं. उसमें से वन ऑफ द कंपोनेंट आर द एक्ट्स. सो लॉ में द फर्स्ट थिंग दैट यू लर्न आर वेरियस एक्ट्स, आर वेरियस एक्ट्स. जैसे कि द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, या हम कह सकते हैं द कंपनीज एक्ट 2013. बट देखो, सिर्फ एक्ट पढ़ के बात नहीं बनने वाली है. सिर्फ एक्ट पढ़ के बात नहीं बनने वाली है. एक्ट के साथ साथ आपको पढ़ने होते हैं बहुत सारे रूल्स दैट आर बीन प्रिस्क्राइब्ड अंडर द एक्ट. एक्ट के साथ साथ आपको पढ़ने होते हैं बहुत सारे रूल्स दैट आर प्रिस्क्राइब अंडर द एक्ट. देखो, एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देती हूं. कंपनीज एक्ट में आपको कहा गया है शेयर्स आर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स. व्हाट आर द 2 टाइप्स? शेयर्स आर डिवाइडेड, इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. और फिर इक्विटी शेयर्स के लिए भी आपने पढ़ा था शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स, डीवीआरस, एंड शेयर्स विद इक्वल वोटिंग राइट्स. आपने बस इतनी झलक फाउंडेशन में देखी थी. अब इंटर में ना आपको यह भी सिखाया जाने वाला है, कोई भी कंपनी, जैसे मैंने आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल फाउंडेशन में दिया था, टाटा मोटर्स, यस, इज वन ऑफ द कंपनीज व्हिच हैज इशूड डीवीआरस. अगर टाटा मोटर्स ने उस टाइम पे डीवीआर इशू किया था, उन्होंने कौन से सारे रूल्स को फॉलो किया? रूल्स को फॉलो किया, रूल्स को फॉलो किया इन ऑर्डर टू इशू डीवीआरस. क्योंकि अगर आप प्लेनली कंपनीज एक्ट को देखते हो, एक्ट को, सेक्शन 43 सिर्फ इतना ही कहता है शेयर्स 2 टाइप के होते हैं, इक्विटी एंड प्रेफरेंस. और इक्विटी भी शेयर्स विद इक्वल वोटिंग राइट हो सकते हैं, डीवीआर हो सकते हैं, और प्रेफरेंस शेयर्स के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं. बट डीवीआर को इशू करने के लिए कौन से सारे प्रोविजंस को कंपनी को फॉलो करना होता है, ये कंपनीज एक्ट में नहीं दिया है, उसके रूल्स में दिया है. तो सिर्फ एक्ट पढ़ के आप कंपनी को जो भी सारे प्रोविजंस फॉलो करने होते हैं, उसके जवाब आपको नहीं मिलेंगे. एक्ट पढ़ना इनकम्प्लीट नॉलेज है. उन प्रोविजंस को कंप्लाई करने के लिए कंपनी को क्या क्या करना होगा, वो बहुत बार लिखा होता है इन द रूल्स. तो बहुत बार एक्ट में देखोगे आप, एज मे बी प्रिस्क्राइब, एज मे बी प्रिस्क्राइब, एज मे बी प्रिस्क्राइब, ऐसा लिखा होगा. जब हम कहते हैं ना एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, इट मींस अकॉर्डिंग टू द रूल्स. एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको देती हूं. आपने फाउंडेशन में स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन देखी थी. स्मॉल कंपनी, स्मॉल कंपनी मीन्स अ कंपनी अदर देन अ पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल डज नॉट एक्सीड 50 लाख एंड जिसका टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 2 CR और सच हायर नंबर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, और सच हायर नंबर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड. नाउ लेट मी टेल यू, इस प्रोविजन में आप लोगों को अमेंडमेंट है.
फाउंडेशन में आपने फिगर्स पढ़े थे 50 लाख और 2 करोड़ फॉर पेड अप शेयर कैपिटल एंड टर्नओवर रिस्पेक्टिवली. Recently, on the 1st of April 2021, हमारे गवर्नमेंट ने इन रूल्स को प्रिस्क्राइब किया है और ये जो 50 लाख का फिगर है वो 2 करोड़ हो गया और ये जो 2 करोड़ का टर्नओवर का लिमिट है वो 20 करोड़ हो गया. एंड दीज अमेंडमेंट्स आर एप्लीकेबल टू यू. फाउंडेशन में आपने 50 लाख और 2 करोड़ पढ़ा होगा. Paid up share capital not exceed 50 lakhs and turnover shall not exceed 2 CR. But उसके आगे डेफिनेशन कहती थी or such higher number as may be prescribed. As may be prescribed means according to the rules. And 1st April 2021 को ये रूल्स प्रिस्क्राइब हो गए और इसी रूल से ये हायर नंबर प्रिस्क्राइब हो गया है और हायर नंबर जो है वो पेड अप शेयर कैपिटल के लिए 2 करोड़ हो गया है और टर्नओवर के लिए 20 CR हो गया है. तो अगर कोई बच्चा सिर्फ एक्ट को पढ़ेगा क्या उसके लिए प्रोविजंस 50 और 2 करोड़ हो गए, 50 लाख और 2 करोड़, जो गलत हो जाएगा. गलत हो गया नहीं, क्योंकि 50 लाख और हायर नंबर एज में बी प्रिस्क्राइब. तो 50 लाख और 2 करोड़ में हायर क्या है? 2 करोड़. और 2 करोड़ और 20 करोड़ टर्नओवर के लिए हायर कौन सा है? 20 करोड़. तो अगर हमें देखना है कि कंपनी स्मॉल है या नहीं है, हम 50 लाख और 2 करोड़ का लिमिट नहीं देखेंगे, हम 2 करोड़ और 20 करोड़ का लिमिट देखेंगे. बट ये लिमिट कहां पे दी है? एक्ट में या रूल्स में? सो व्हेन वी आर स्टडिंग लॉ along with the act, what we also see are the rules, and you need not worry. Okay, आपके अटेम्प्ट के लिए जो भी सारे अमेंडमेंट्स है वो मैंने आपके बुक्स में भी कवर किए हैं और बुक्स के साथ साथ लेक्चर्स में भी कवर होने वाले हैं. बट होता क्या है, योर अटेम्प्ट इज द अटेम्प्ट विच इज गोइंग टू बी ड्यू इन May 2022. कब है आपका अटेम्प्ट? May 2022. आज तक के, आज ही मैंने बुक्स प्रिंटिंग को दी है, आज तक के जितने भी अमेंडमेंट्स आए मैंने सारे अमेंडमेंट्स अपने नोट्स में कवर कर दिए. अब अनफॉर्चुनेट ऐसा हो सकता है कि सितंबर के 10 दिन रह गए, अक्टूबर का 1 महीना, इन 1 महीने 10 दिन में कुछ नए अमेंडमेंट्स आ सकते हैं. क्योंकि क्या होता है, लेट मी टेल यू, इंस्टीट्यूट कहती है अटेम्प्ट के 6 महीने पहले जो भी अमेंडमेंट्स आए हैं वो बच्चे को अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल है. सो बेसिकली 1 नवंबर तक कुछ भी अमेंडमेंट आता है वो May 2022 के लिए एप्लीकेबल होता है, मतलब आप लोगों के लिए एप्लीकेबल है. तो आज तक के सारे अमेंडमेंट्स आर ऑलरेडी कवर्ड इन योर नोट्स. बट अगर ऐसा हुआ कि इन 1 महीने 10 दिन में कुछ नए अमेंडमेंट्स आ जाते हैं, आई विल कवर दोज अमेंडमेंट्स सेपरेटली, यू नीड नॉट वरी. और अगर तब तक आप घर भी चले जाते हो, इट इज ओके. अमेंडमेंट क्लासेस आर ऑलवेज प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन आवर यूट्यूब चैनल, तो उसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है. बट मुझे लगता है मेजॉरिटी जितने सारे अमेंडमेंट्स थे, मेजॉरिटी अमेंडमेंट्स वर इन चैप्टर नंबर 7 एंड चैप्टर नंबर 8 वो ऑलरेडी कवर हो गए हैं मेरे नोट्स में. और कुछ अमेंडमेंट्स छोटे मोटे 1 में, जैसे चैप्टर नंबर 1 में स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में चेंज है, लिस्टेड कंपनी की डेफिनेशन में चेंज है, फिर उसके बाद पेनल्टी से रिलेटेड सेक्शन 8 चैरिटेबल कंपनीज, उसमें कुछ चेंजेस है. सो दैट इज फाइन. ओके, बट एवरीथिंग इज कवर्ड. ज्यादा चेंजेस इन 1 महीने 10 दिन में नहीं हो गए. और वैसे भी हमारी बैच जो है 3 महीने चलने वाली है, तो उस बीच अगर नए अमेंडमेंट्स आ भी जाते हैं, मैं आपको आपके टेक्स्ट बुक में ही चेंज करवा दूंगी और बोल दूंगी ये रिसेंट अमेंडमेंट कल ही आया है, उसको चेंज कर दो. तो वैसे तो आपको अमेंडमेंट क्लास देखने की जरूरत है ही नहीं, बिकॉज एवरीथिंग इज गोइंग टू बी कवर्ड इन द बुक्स एज वेल इज इन द लेक्चर्स. क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे इंटर के बच्चों को अमेंडमेंट का बहुत फोबिया होता है, पता नहीं बहुत डरते हैं और घबरा जाते हैं. अमेंडमेंट अमेंडमेंट अमेंडमेंट, उनके दिमाग में वही घुसा रहता है. तो आई जस्ट वॉन्टेड टू मेक दिस थिंग क्लियर दैट ऑल द अमेंडमेंट्स आर गोइंग टू बी कवर्ड इन द क्लास इटसेल्फ, यू नीड नॉट वरी. ओके, तो जब हम लॉ कर रहे हैं, सबसे पहले तो हम एक्ट्स देखेंगे. एक्ट्स के साथ साथ हम क्या देख रहे हैं? रूल्स. प्लस रूल्स के क्लास का रूल्स के साथ साथ हम देखने वाले हैं केस लॉस. रूल्स के साथ साथ हम देखने वाले हैं केस लॉस. नाउ व्हाट आर केस लॉस? बहुत बार लॉ मेकर्स लॉ बना के छोड़ देते हैं.
later on there are disputes between the parties. Okay, तो ये disputes resolve होते हैं in the court of law. और judges act को interpret करके अपना judgment देते हैं which is equivalent to law, and that is why even case laws are studied in law. In law, सिर्फ act और rules नहीं, केस लॉज भी हम देखेंगे. तो फाउंडेशन में तो आपने कितने सारे केस लॉज पढ़े यार. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में चिनैया वर्सेस रमैया, बाल्फर वर्सेस बाल्फर, फिर लालमेन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त, हाँ या ना. कंपनीज एक्ट में आपने सैलोमन वर्सेस सैलोमन एंड कंपनी लिमिटेड देखा था. फिर वो लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील में आपने सर डिंशाओ मैनेजी पेटेड केस देखा था. कितने सारे कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी लिमिटेड केस, कितने सारे केस लॉज आपने देखे थे. ओके, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. भी इमोशनल नहीं होते. तो बेसिकली यू हैव सीन सो मेनी केस लॉज इवन एट द फाउंडेशन लेवल. ओके, प्रैक्टिकली भी आप अगर आप देखोगे, आप कितने सारे केस लॉज से रूबरू होते हो. जैसे कुछ समय पहले ही वोडाफोन का एक केस था. ओके, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और वोडाफोन का केस था, जहां पे क्या हुआ था, सवाल ये उठा था दैट, एंड दिस इज अ सुप्रीम केस, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट. ओके, बेसिकली लॉ का कुछ इंटरप्रिटेशन था. वोडाफोन ने कुछ एक तरीके से इंटरप्रेट किया था उसको, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने किसी और तरीके से. और ये जो इंटरप्रिटेशन का तरीका था, उससे डिसाइड होने वाला था whether Vodafone Limited will have to give this 11,000 crore की टैक्स लाइबिलिटी और नो. 11,000 crore, मतलब आप सोचिए इतनी टैक्स लाइबिलिटी वोडाफोन को देनी है या नहीं देनी है, वॉज डिपेंडेंट अपॉन आपने उस एक्ट को किस तरीके से इंटरप्रिट किया है. सो बेसिकली इंटरप्रिटेशन के ऊपर बहुत सारी चीजें डिपेंडेंट है. और यही इंटरप्रिटेशन अगर अनबन आ जाती है किन दो पार्टीज के बीच में, हम जाते हैं इन द कोर्ट ऑफ लॉ, और वहां पे हमारे ऑनरेबल जजेस जो है वो समझने की कोशिश करते हैं कि लॉ मेकर्स ने किस इंटेंशन से लॉ को ड्राफ्ट किया था, और इस केस में उसे हमें कैसे अप्लाई करना है. और फिर वो किसी के फेवर में जाता है और किसी के अगेंस्ट जाता है. So basically these judgments help us to understand what is written in the acts, and that is why we also have to understand these famous case laws in order to understand the acts. जैसे जब आपने ये पढ़ लिया, क्या पढ़ लिया आपने, general offer is open to the public at large. Any person from the public can accept this particular offer. ये आपने पढ़ा था. बट जब आपने एक्चुअली कार्लिल का केस लॉ देखा, तब आपको उस पर्टिकुलर प्रोविजन को अच्छे से समझ में आया. प्रैक्टिकली यू अंडरस्टूड इट्स इंप्लीकेशंस. या आपने थ्योरेटिकली तो पढ़ लिया, एक्ट में लिखा था एक्सेप्टेंस एंड ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड. अगर कम्युनिकेट नहीं हुआ है, आपका ऑफर वैलिड नहीं है या आपका एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं है. बट ये चीज आपको अच्छे से समझ में आई इन लालमेन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त का केस, जहां पे लालमेन शुक्ला को ऑफर ही कम्युनिकेट नहीं हुआ था, तो एक्सेप्टेंस माना ही नहीं गया था. सो ही वॉज नॉट एलिजिबल टू गेट द रिवॉर्ड. याद है, नेफ्यू खो गया था गौरी दत्त का, और लालमेन शुक्ला वॉज वन ऑफ द सर्वेंट हु फाउंड द नेफ्यू ऑन द रेलवे स्टेशन. And she had announced that anyone who finds my nephew will get a reward. बाद में लालमेन शुक्ला ने रिवॉर्ड क्लेम किया, बट जजमेंट ये आया अगर ऑफर ही कम्युनिकेट नहीं हुआ है तो एक्सेप्टेंस कहां से मिला है. देयर कैन बी नो एक्सेप्टेंस वेयर देयर इज नो ऑफर दैट इज बीन कम्युनिकेटेड टू यू. तो ये केस लॉ से आपको क्या समझ में आता है कि लॉ मेकर्स का क्या इंटेंशन था वाइल ड्राफ्टिंग द लॉ. सो बेसिकली अगर मैं कहती हूं ना, हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज. तो लॉ में आप तीन चीजें पढ़ने वाले हो, एक्ट्स, रूल्स एंड केस लॉज. इनफैक्ट अगर आप कंपनीज एक्ट को 2013 वाले एक्ट को 1956 वाले एक्ट से कंपेयर करते हो ना, 1956 एक्ट में देयर वर मोर देन 600 सेक्शंस. बहुत सारे सेक्शंस थे बट रूल्स कम थे.
बट हमारी 2013 एक्ट में सेक्शंस बहुत कम कर दिए हैं और रूल्स बहुत ज्यादा बढ़ा दिए हैं. सो आप कंपनीज एक्ट को पढ़ो ऐसा कह ही नहीं सकते हो अगर आपने रूल्स को नहीं पढ़ा है तो. यू हैव टू कीप बोथ द थिंग्स इन फ्रंट ऑफ यू एंड देन इंटरप्रेट एंड अप्लाई द लॉ. यू हैव टू अंडरस्टैंड द एक्ट एंड एक्ट के साथ साथ यू ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड इट्स रूल्स. सो व्हाट इज लॉ, एक बार सब लोग वापस से बताओ तो. एक्ट प्लस रूल्स प्लस के. हम लोग सिर्फ एक्ट्स देखने वाले हैं क्या? क्या रूल्स भी देखने वाले हैं? रूल्स के साथ साथ क्या केस लॉज भी देखने वाले हैं? तो व्हाट डू यू मीन बाय एन एक्ट, बता सकते हो? व्हाट डू यू मीन बाय एन एक्ट? ये पढ़ के बोलोगे आप. एक्ट में क्या क्या देखे हो आप? ओके, एक्ट जो होता है उसमें होते हैं बहुत सारे सेक्शंस, सब सेक्शंस, क्लॉजेस, सब क्लॉजेस. यस, प्रोविजोस भी हो सकते हैं, एक्सप्लेनेशंस भी होते हैं. हाँ, ये बोलना बहुत जरूरी था ना, है ना? देखो, जैसे एक सिंपल एग्जांपल लेते हो, आपने सेक्शन 7 भी पढ़ा था, सेक्शन 8 भी. दिस इज द बेयर कंपनीज एक्ट. आपके स्क्रीन पे जो आपको दिख रहा है ना, दिस इज द एक्चुअल एक्ट दैट हैज बीन मेड. हमारा कंपनीज एक्ट 2013, ये सॉफ्ट कॉपी है उसकी. और इसके देखो 470 सेक्शंस आप देखोगे, 470 पे वो एंड होगा. ये देखो 470 सेक्शंस आपको दिख रहा है. पावर टू रिमूव डिफिकल्टीज, दिस इज द लास्ट सेक्शन ऑफ द एक्ट. और इसी एक्ट में देयर आर अराउंड 7 शेड्यूल. 7 शेड्यूल में से आपका शायद 3rd शेड्यूल हुआ है. 3rd शेड्यूल इज द प्रोफॉर्मा ऑफ द बैलेंस शीट एंड द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. 3rd शेड्यूल के भी 2 पार्ट्स है. कंपनी अकाउंट्स हुआ है, फाउंडेशन में हुआ है कंपनी अकाउंट्स के नहीं हुआ है? हुआ है या नहीं हुआ ये भी आपको पता नहीं है, मतलब कसम. फाउंडेशन क्लियर हुआ हो ना? कंपनी अकाउंट्स फाउंडेशन में था या नहीं था? बैलेंस शीट नहीं बनाई थी आपने? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में? अच्छा, अब अकाउंटिंग में क्या था ना, आपने बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस बनाया था या सिर्फ थियोरी था क्या? और सिर्फ एंट्रीज थी कि अगर डिवेंचर्स इशू किए तो क्या, शेयर्स इशू किया है तो क्या, उतना ही था? मतलब बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, बस उतना ही पढ़ा है आपने? सिर्फ एंट्री पढ़ा है? फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, बोनस इशू 12th में था क्या? अच्छा ठीक है, रहने दो भाई, कोई बात नहीं. अभी आप पढ़ने वाले हो कंपनी अकाउंट्स में, जहां पे आप लोग जब कंपनीज के, कोई भी कंपनीज के आप जर्नल एंट्रीज गया अभी जमाना इंटर में. अभी आप लोगों को बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है कंपनीज का, ठीक है? जर्नल एंट्रीज में थरोर हो जाना. कल जाके अगर मैंने भी पूछा ना फॉरफीचर की एंट्री क्या है, जवाब आनी चाहिए आप लोगों को. क्या उस अगर एंट्री आओगी तो ही आप पढ़ोगे ना लॉ में क्या है उसके इंप्लीकेशंस. भगवान मेरे को बचाओ. नहीं, मेरे को पूछना ही नहीं आज, रहने दो. आज खुश हूं मैं. देखो मैं आपको बताती हूँ एक सिंपल सेक्शन. ये देखो, ये आपका सेक्शन 8 है जो मैंने एग्जाम्पल दिया था. पतंजलि लिमिटेड, बीइंग ह्यूमन लिमिटेड, क्राई. फॉर्मेशन ऑफ कंपनीज विद चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स. बेसिकली दीज कंपनीज आर नॉट इनकॉर्पोरेटेड विद द इंटेंशन ऑफ मेकिंग प्रॉफिट्स. Their intention is for the promotion of art, science, commerce, literature, education, sports, protection of environment and वगैरह वगैरह. तो अगर आप इस सेक्शन, आप देखो, अगर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, आपको नजर आ रहा होगा 8 पॉइंट, फिर हेडिंग दिया है बोल्ड में, फॉर्मेशन ऑफ कंपनीज विद चैरिटेबल ऑब्जेक्ट. तो ये जो 8 और फिर पॉइंट देके कुछ तो बोल्ड में लिखा है, वैसे ही पॉइंट नंबर 7 देके फिर लिखा है इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज. ये जो पॉइंट्स है ना, इसको हम लॉ की भाषा में कहते हैं सेक्शंस. क्या कहते हैं हम इनको? सेक्शन. कोई भी बुक ले लो यार, कोई भी बुक को अगर आपको रीड करना होता है, देयर इज अ पैटर्न इन विच यू आर रीडिंग द बुक. सिमिलरली लॉ मेकर्स ने भी अगर कानून ड्राफ्ट किया है, ऑब्वियसली देयर हैज टू बी सम पाथवे, सम वे, कुछ तरीका होना जरूरी है जिसमें आप क्या करते हो, उस बुक को रीड करते हो, या हम कह सकते हैं उस एक्ट को रीड करते हो. एंड ऑब्वियसली बात है, अगर किसी ने कुछ बुक लिखी है, यू नीड टू मेक द रीडर अंडरस्टैंड दिस पैटर्न.
ऐसा तो नहीं हो सकता कि शुरू किया और बस खत्म हुआ है और वहीं पे फुल स्टॉप आया है, ऐसा तो नहीं हो सकता। कुछ टॉपिक्स होते हैं, कुछ सब टॉपिक्स होते हैं, कुछ सब टॉपिक्स होते हैं, सो यू नीड टू कैटेगराइज दोस टॉपिक्स। वैसे ही हमारे लॉ मेकर्स ने भी किया है। अगर आप देखोगे लॉ मेकर्स ने भी क्या किया है, हमारे पूरे के पूरे कंपनीज एक्ट को, मतलब 470 सेक्शंस को अगर आप देखोगे डिवाइड किया है इनटू वेरियस चैप्टर्स। उसमें से आप लोगों को फर्स्ट 10 चैप्टर्स है आपके सिलेबस में। ये देखो बताती हूं मैं आपको। चैप्टर नंबर 1 दिख रहा है, चैप्टर नंबर 1, ये देखो चैप्टर 1 जिसका हेडिंग है प्रिलिमिनरी, जिसमें 2 ही सेक्शंस है। सेक्शन 1 इज शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन, एंड चैप्टर 2 इज डेफिनेशन, सॉरी सेक्शन 2 इज डेफिनेशंस। आई वाज जस्ट चेकिंग योर कंसंट्रेशन। वैसे ही चैप्टर नंबर 2 जो है, चैप्टर नंबर 2, all the sections in chapter number 2 are relating to incorporation of company and the matters incidental thereto, जो शुरू होता है विद सेक्शन 3 और खत्म होता है सेक्शन 22 पे। वैसे ही चैप्टर 3 कंपनीज एक्ट का इज रिलेटिंग टू प्रोस्पेक्टिस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। चैप्टर नंबर 3 इज रिलेटिंग टू प्रोस्पेक्टिस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, और उसमें सेक्शन है सेक्शन 23 से लेकर सेक्शन नंबर 41, एंड उसके बेसिकली पार्ट 1 पार्ट 2 है, एंड पार्ट 2 इज रिलेटिंग टू प्राइवेट प्लेसमेंट्स। सो बेसिकली इट गोज अप टू सेक्शन 42। वैसे ही हमारा चैप्टर नंबर 4 इज रिलेटिंग टू शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स। शेयर्स कौन से टाइप के होते हैं, डिबेंचर्स कौन से टाइप के होते हैं, शेयर्स को इशू करना है तो कैसे इशू करेंगे, डिबेंचर्स को इशू करना है तो कैसे करेंगे, क्या बोनस शेयर्स इशू कर सकते हैं, क्या प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर सकते हैं, क्या स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू किए जा सकते हैं, क्या शेयर्स को इशू किया जा सकता है एट प्रीमियम, क्या शेयर्स को इशू किया जा सकता है एट डिस्काउंट। एवरीथिंग रिलेटिंग टू इशू ऑफ शेयर्स एंड इशू ऑफ डिबेंचर्स। क्या नॉमिनेशन करना कंपलसरी है, अगर कंपलसरी नहीं है क्या ऑप्शनल है, अगर ऑप्शनल है तो अगर किसी को नॉमिनेशन करना है तो उसको क्या सारी चीजें करनी होगी, ये सब कुछ दिया है इन चैप्टर नंबर 4 स्टार्टिंग फ्रॉम सेक्शन 43 एंडिंग अप टू सेक्शन नंबर 72। तो हमारे लॉ मेकर्स ने भी जब इस कानून को बनाया है ना, उसको बहुत सारे चैप्टर्स में डिवाइड किया है, जिसमें से आपको चैप्टर 1 से चैप्टर 10 तक है। लास्ट चैप्टर 10 ऑडिट एंड ऑडिटर्स का लास्ट वाला सेक्शन है 148th सेक्शन, जो आपके करिकुलम में है। गेटिंग दिस और नो? एंड वन थिंग आई वांट टू टेल यू इज कि मैंने अपनी बुक्स को भी जब बनाया है, ये बुक्स जो है जो मैंने बनाई है, आई हैव मेड इट अकॉर्डिंग टू द एक्ट ओनली। आपको अभी तक आपकी बुक्स नहीं मिली होगी बिकॉज आई गेव द बुक्स टुडे ओनली फॉर प्रिंटिंग। सो बेसिकली यू विल बी गेटिंग द बुक्स लाइव, फेस टू फेस स्टूडेंट्स विल बी गेटिंग इट विद इन अ वीक, और जो वर्चुअल स्टूडेंट्स है आई गेस उनको 2 हफ्ते लग जाएंगे बिकॉज नेक्स्ट मंडे से बुक्स डिस्पैच होना शुरू हो जाएगी, और पहुंचते इट माइट टेक 3 to 7 days डिपेंडिंग अपॉन कौन से सिटी में आप रहते हो। तो ऐसी कुछ मेरी बुक्स दिखती है। कंपनीज एक्ट उसमें से जो है इज वॉल्यूम नंबर 1। ओके, मेरी ये बुक है अगर आप देखोगे, और ये जो बुक है फर्स्ट वाली बुक में आपका चैप्टर 1, 2, 3, 4 कवर होता है। सिर्फ 1, 2, 3, 4 के इतने सारे पेजेस है, इसलिए मैंने आपको कहा सिर्फ और सिर्फ 148 है। आप सोचो 470 का कितना होगा। ये 1, 2, 3, 4 की वॉल्यूम नंबर 1A है, और वॉल्यूम नंबर 1B जो है will obviously comprise of chapter number 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Okay, तो ऐसे करके ये 1A और ये 1B is comprising of 60 marks syllabus. Welcome to CA Inter. So basically ये 60 marks है, और आपकी और एक वॉल्यूम है ऐसी है रॉक सीरीज में which will have all the 4 acts, but वो एक ही है जिसमें चारों भी एक्ट्स है, वो 40 मार्क्स का सिलेबस है। ठीक है, तो बेसिकली मैं ये एकदम डंके की चोट पे कह सकती हूँ कि सब कुछ जो आपके सिलेबस में पूछा जाने वाला है, एग्जामिनेशन में पूछा जाने वाला है फ्रॉम माय बुक्स ओनली। वाई?
not because I have written these books, it is because my books are nothing but it is a systematic representation of the institute's module. That is why I can say 100% that everything that will be asked from the module only. But module में institute ने कैसा दिया है, सिर्फ sections को cover किया है और cover करते गए and apart from that पूरे chapter के बाद there are only 2 to 3 questions that the institute has asked. Nothing more than that. Okay. Fortunately, what I have done is जो institute का main study material है वो मैंने cover किया है 1A, 1B और 2 में. So basically these books are a substitutes of institute's study material. But देखो हमको सिर्फ theory नहीं पढ़ना है. We also have to understand how questions are asked at the institute's examination. ओके और बहुत कम प्रैक्टिस है मॉड्यूल के क्वेश्चंस में, इसलिए हमने क्या किया है, हमने बनाई है और एक बुक जिसको हम कहते हैं एज द क्वेश्चन बैंक. क्वेश्चन बैंक में इंस्टीट्यूट के सारे स्टडी मटेरियल के तो क्वेश्चंस है ही. अलोंग विद दैट आपका नया कोर्स 2018 से शुरू हुआ है. 18, 19, 20, 21 कि जो भी क्वेश्चंस इंस्टीट्यूट ने पूछे उसमें से शायद से एक बार अटेम्प्ट स्किप हुआ था. सो बेसिकली देयर आर अराउंड 18, 19, 20 6 अटेम्प्ट ही हुए हैं. एक अटेम्प्ट नहीं हुआ है ना आप लोगों का. 6 अटेम्प्ट के जो भी क्वेश्चंस है वो सारे एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस भी इस पर्टिकुलर बुक में है. ओके अलोंग विद दैट पहले ना इंस्टीट्यूट क्या करती थी, यूज्ड टू आल्सो इशू प्रैक्टिस मैनुअल्स. उनके भी कुछ क्वेश्चंस है और साथ साथ में हमने क्या किया है, इंस्टीट्यूट आरटीपी हर अटेम्प्ट के लिए देती है. आरटीपीस वो आरटीपीस के भी क्वेश्चंस इसमें इंक्लूडेड है चैप्टर वाइज. इंस्टीट्यूट जब एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पेपर देती तब चैप्टर वाइज क्वेश्चंस नहीं होते, रैंडमली कहीं से भी डाले जाते हैं क्वेश्चंस. बट मैंने वो क्वेश्चंस को बाइफर्केट किया है विद द चैप्टर्स. तो कंपनीज एक्ट में मैंने आपको बताया 10 चैप्टर्स है और अदर लॉज में आप जानते हो आपको 4 एक्ट्स है. अगर सपोज से फॉर एग्जांपल May 21 का क्वेश्चन पेपर है तो वो May 21 में जो भी इंस्टीट्यूट ने 70 मार्क्स सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है ना, चैप्टर वाइज मैंने डाल दिया, हर एक चैप्टर में इंडिविजुअली घुसा दिया है उधर ही. तो जब हमारा फर्स्ट चैप्टर होएगा, फर्स्ट चैप्टर में इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल के चैप्टर्स कवर हो जाएंगे, इंस्टीट्यूट के पास्ट पेपर के क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे. हो सकता है 6 में से 2 एग्जामिनेशन में ही चैप्टर 1 में से क्वेश्चन पूछा है, हो सकता है ना. तो वो क्वेश्चंस आ गए, आरटीपी के आ गए और प्लस इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल के भी आ गए. तो एक ही जगह पे चैप्टर 1 में मैंने बताया था प्रिलिमिनरी में 2 ही सेक्शंस है, 1 and 2. फर्स्ट शॉर्ट टाइटल एंड सेकंड इज डेफिनेशंस. उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है आपको ये चैप्टर नंबर 1 में मिल जाएगा. So basically we will do a lot of practice and I told you फाउंडेशन में आपका सुहाना सफर था, वो आपका इंटर में नहीं रहने वाला है. बुक्स को देख के ही आपको समझ में आ गया होगा. सो बेसिकली व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज अ लॉट ऑफ राइटिंग प्रैक्टिस. सो बहुत सारा राइटिंग प्रैक्टिस भी होने वाला है एंड अलोंग विद दैट आई एम ऑल्सो गोइंग टू गिव यू ऑल माई वंडरफुल प्रिपेयर्ड चार्ट बुक. ओके जो आपको इंस्टीट्यूट के मटेरियल में नहीं मिलने वाला. दिस इज माई क्रिएशन. इस चार्ट बुक में बिलीव मी आई हैव कवर्ड 100% सिलेबस. 100% मतलब कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज इन 50 चार्ट्स. 50 चार्ट में आपके सारे एक्ट्स को कवर करती है ये बुक. तो एक बार आपकी क्लास में और घर पे मेन बुक से रीडिंग हो गई, उसके बाद यू नीड नॉट रेफर दीज बुक्स, यू ओनली रेफर द चार्ट बुक. एंड बिलीव मी आप खुद सोचो, एक बच्चा इसमें सपोज मुझे लगता है इसमें 200 पेजेस है, इसमें 150 पेजेस है, 200 प्लस 150 350 पेजेस है एंड अलोंग विद दैट अदर लॉज की बुक में 200 पेजेस है. कितना हुआ? 550 पेजेस. अगर आप एक बार पढ़ते हो ओके उसको कितना समय लगेगा? हो सकता है आपको लग सकते हैं अराउंड 100 आवर्स. 100 आवर्स टू लर्न दोज 550 पेजेस. बट वही अगर आप 50 पेजेस दे रहे हो, 50 पेजेस विल ओनली टेक से 10 आवर्स. तो आपके मल्टीपल रिविजन्स हो गए. एक बच्चा जो ये मेन बुक में से एक बार पढ़ने को समय देगा, आपने उतने ही समय में लॉ को 5 बार पढ़ लिया होगा. मतलब आप समझ रहे हो आपका कॉन्फिडेंस लेवल किस लेवल पे होगा. जब हम 10th की एग्जाम देते थे हम कभी ये नहीं डिस्कस करते थे कि हम पास हो गए या फेल हो गए. कभी जैसे डिस्कस किया क्या? हम सोचते थे 80 प्लस मिलेगा या 90 प्लस मिलेगा.
सोचते थे या नहीं ऐसा? क्यों? क्योंकि 10th की पढ़ाई 9 से शुरू कर देते थे. मतलब बहुत बार ऐसा होता था, हमें यह भी पता होता कि इंग्लिश में कौन से ऐसे में हमें क्या लिखना है, ऐसे दिमाग से नहीं रट्टे से लिखा था हमने. होता है या नहीं होता है? इतनी प्रैक्टिस कर दी थी हमने दैट देयर वाज नथिंग दैट कुड बी आस्क्ड मोर देन दैट. तो वो कॉन्फिडेंस से हमें ये श्योरिटी थी कि हम लोग अच्छे मार्क्स से क्लियर होएंगे. पास फेल छोड़ दो, अच्छे मार्क्स से क्लियर होएंगे. द ओनली डिफरेंस बिटवीन दैट स्टूडेंट and this CA inter student is that that student is lacking confidence, and confidence is because of lack of preparation, and lack of preparation is because of lack of time. क्योंकि सिलेबस पहाड़ जितना और समय चीटी जितना. कि आप सोचो ना, सर ने अभी कहा 11 सब्जेक्ट्स है, 8 भी नहीं है, 11 सब्जेक्ट्स है और समय इतना कम. आप लोग ऑलरेडी लेट हो क्योंकि अटेम्प्ट ही लेट हुआ, रिजल्ट ही लेट हुआ, आपके पास पूरे 9 महीने भी नहीं है, 7 मंथ्स है आप लोगों की. उसमें आपको दोनों ग्रुप की क्लासेस करनी है, सेल्फ स्टडी करना है, आरटीपी करनी है, टेस्ट सीरीज देनी है, फिर अटेम्प्ट देना है. कितना कम समय है आप लोगों के पास. आप खुद सोचो ना, हर एक सब्जेक्ट में इतना वास्ट सिलेबस है, कितना कम समय है आप लोगों के पास. सो हाउ आर यू गोइंग टू मैनेज दैट? दीज आर बिकॉज ऑफ दीज शॉर्ट नोट्स. तो अगर आपको लगता भी है घर पे शॉर्ट नोट्स बनाने का समय नहीं है, व्हाट यू हैव आर दीज चार्ट बुक्स. उसमें से आप पढ़ लो, बेस्ट हो जाएगा. जितना ज्यादा आप पढ़ोगे उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, उतनी ज्यादा अश्योरिटी रहेगी. फिर आप ये डिस्कस नहीं करोगे पास या फेल, आप डिस्कस करोगे 50+, 60+ या 70+. बट द थिंग इज यू हैव टू प्रिपेयर राइट फ्रॉम डे वन. मैंने अपने साइड से सब कुछ डालने की कोशिश की है इस सब्जेक्ट में. नाउ इट इज अप टू यू हाउ मच यू आर टेकिंग फ्रॉम मी. अब पढ़ाती तो मैं उन बच्चों को भी हूं जिनको 86 मार्क्स मिले हैं AR2, जिसको 86 मार्क्स मिले हैं लॉ में, और मैंने उन बच्चों को भी पढ़ाया है हु अनफॉर्चुनेटली कुडंट क्लियर द एग्जामिनेशन. तो ऐसा तो नहीं है मैंने AR2 को मैंने पर्सनल ट्रेनिंग दी थी, 1-to-1 कोचिंग दी थी या उसको स्पेशल गाइडेंस दिया था. इट वॉज ओनली हाउ मच शी टुक फ्रॉम मी and consistently followed the instructions that I gave her. आप अगर अपने लिए करने को तैयार हो, so obviously you are going to get the results. So it is up to you how much you want to take from me and how much you want to follow the instructions that are being told to you. अगर आप मेरी मेन बुक्स भी देखोगे, मेन बुक्स मैंने कलर्ड रखी है और उसकी कुछ हायरार्की फॉलो की है. जैसे ब्लू में सारे कीवर्ड्स है, इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, सारे अमेंडमेंट्स जो है वो येलो में हाईलाइटेड हो गए. साथ ही साथ देखो ये जो हाईलाइटेड चीजें है ना, सारी येलो में है. सो यू नो ऑल दीज आर द अमेंडमेंट्स. उन पे ज्यादा फोकस करना है क्योंकि अमेंडमेंट्स के ऊपर इंस्टीट्यूट बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो पूछती है. सो यू नो कौन सी चीजों को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है, कौन सी चीजों को लिटिल कम इंपॉर्टेंस देना है. मेरे साइड से मैंने 100% देने की कोशिश की है. नाउ इट इज अप टू यू हाउ मच यू वांट टू फॉलो एंड गेट द रिजल्ट फॉर योर सेल्फ. क्योंकि ये अपने लिए है, आपके लिए है, मेरे लिए नहीं है. अगर आप क्लियर होगे तो इससे मुझे कुछ फायदा होने वाला है? फायदा सिर्फ आपको ही है. तो आपको सिंसियरली और कंसिस्टेंटली ये हार्ड वर्क और डेडिकेशन करते रहना है. ऐसा नहीं है आज पहला दिन है, पूरी एनर्जी है, पूरा एंथुजियाज्म है और धीरे 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 ग्राफ लो होते जाए. वो हम नहीं चाहते. हम चाहते हैं ये कंसिस्टेंसी थ्रू आउट रहे. एंड बिलीव मी इट इज पॉसिबल इफ यू वॉन्ट इट टू मेक इट पॉसिबल, है ना. सो बुक्स का भी सॉर्टेड है. अब हम यहां पे थे, देखो. हाँ, एंड मैंने सेक्शंस के साथ साथ वहीं पे रूल्स भी डाल दिए हैं. तो इट बिकम्स वेरी इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट ऑल्सो. और पीपीटीज भी वहीं पे डाल दिए, टेक्स्ट बुक में ही. फाउंडेशन में अलग से पीपीटी बुक दिया करती थी. अब यहां पे क्या कर दिया मैंने, पीपीटी बुक ही बंद कर दी है. मैंने ये बुक में ही पीपीटीज डाल दिए. तो बच्चों के लिए बहुत आसान हो जाता है. नहीं तो बच्चे फाउंडेशन में बोल देते हैं मैम पीपीटी बुक अलग है, मेन बुक अलग है, फिर ये बुक भी खोलो, वो बुक भी खोलो. बुक को देख के टेंशन आ जाता था, उधर ही घायल हो जाते थे. तो अब ये सेक्शन है, सेक्शन से रिलेटेड जो भी पीपीटी है वो बुक में दे दिया. हाँ, तो बेस्ट हो गया ना. और बहुत बार क्या होता है, पिक्टोरियल हमारी जो मेमोरी रहती है वो ज्यादा शार्प रहती है. तो फाउंडेशन में भी आपने रियलाइज किया होगा, वो वाला एग्जाम्पल दिया था, वो वाला पीपीटी दिया था, ऐसा मैम ने प्रैक्टिकली नेट पे बताया था. उन चीजों से हम ज्यादा जल्दी से कनेक्ट हो जाते हैं. और इसलिए मेरी बुक में मैंने क्या कर दिया, ये पीपीटीज भी डाल दिए सो दैट इट बिकम्स इजियर फॉर यू ऑल टू रिकलेक्ट द कॉन्सेप्ट दैट आई हैड टॉट इन क्लास.
और स्टेशनरी में और एक चीज मैं चाहती हूं आप लोगों से, यू हैव स्टिकी नोट्स। वो स्टिक नोट्स मैं चाहती हूँ आप लोग अपने साथ कैरी करो, बड़े वाले स्टिक नोट्स भी और छोटे वाले भी, क्योंकि अगर मैं कुछ एग्जाम्पल्स दूंगी मैं वहीं पे आपको स्टिक नोट पे लिखने बोलूंगी और चिपकाने बोल दूंगी, है ना। तो नोटबुक में हमारा मोर ऑफ प्रैक्टिस 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 होगा ऑफ आंसर्स, क्योंकि क्वेश्चन बैंक में मैंने जानबूझ के सिर्फ हिंट्स दिए हैं आंसर्स की तरह, सिर्फ हिंट्स। पूरा अगर दे दूंगी तो स्पून फीडिंग हो जाएगा, और फिर आप लोग केपेबल कब बनोगे? सब कुछ मैं ही कर लूंगी तो आपके लिए, मेरे को थोड़ी ना एग्जाम देनी है, किसको देनी है एग्जाम? आपको। तो हिंट दी है ताकि अगर अटको तो रिफर कर सकते हो, बट पूरा A to Z फैक्ट्स, रेफरेंस, एनालिसिस, कंक्लूजन नहीं दिया है मैंने, वो आपको खुद ड्राफ्ट करते आना चाहिए, इसलिए जानबूझ के मैंने सिर्फ हिंट ही डाली है। क्लास में डिस्कस सारे आंसर्स करूंगी, सारे। राइटिंग भी मैंने आपको प्रॉमिस किया है, वीक में एक दिन राइटिंग को डेडिकेटेड होगा, तब लिखाते वक्त इज्जत से सब कुछ लिखाओगे, बट जब आप होमवर्क की तरह लिखोगे आपको अंदर से वो आना चाहिए। और नहीं आया, ओपन द बुक्स, रीड द प्रोविजंस एंड देन राइट इट ना, आपकी प्रैक्टिस होगी। अगर मैं सब कुछ लूंगी, बच्चे क्या करते फिर मैं आपको बताती हूँ, कॉपी पेस्ट करते घर पे। मेरे को पता है आप लोगों की आदतें कैसी है। आई डोंट वांट कॉपी पेस्ट। कॉपी पेस्ट अगर करोगे तो दिमाग लगाओगे नहीं, फिर कहां दिमाग लगाना पड़ेगा उन 3 घंटों में? वो 3 घंटों में दिमाग लगाया हुआ अफोर्ड कर सकते हो क्या? 6 महीने लग जाएंगे उसके लिए। समझ में आ रही है बात? तो वी कैन नॉट अफोर्ड दैट दिमाग लगाने का काम इन 3 घंटे। हमें दिमाग अगर लगाना है, घर पे लगाना है, और इसीलिए क्वेश्चन बैंक में जानबूझ के आंसर्स की सिर्फ हिंट दी है, और कुछ कुछ पीपीटीज जानबूझ के इस बुक में इंक्लूड नहीं किए, ताकि अगर बच्चा क्लास अटेंड नहीं करे ही शुड फील द पिंच। जानबूझ के हर चैप्टर में एक एक पीपीटी है जो इसमें नहीं डाला है मैंने, हर चैप्टर में, ज्यादा नहीं क्योंकि बाद में नुकसान हो सकता है। तो एक एक पीपीटी है जो हर चैप्टर में, मतलब 10 ही पीपीटीज है जो मैंने नहीं डाले हैं, वेल कैलकुलेटेड पीपीटीज, जो सबसे डिफिकल्ट वाले या सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन के हैं, ताकि बच्चे उस डर से एटलीस्ट क्लास में आए और क्लास अटेंड करें, है ना। तो आपको एक भी क्लास मिस नहीं करनी है। जेन्युइन रीजन है, हेल्थ इश्यूज तो बात अलग है, उसके अलावा कोई रीजन मेरे को मिलना नहीं चाहिए कि आपने क्लास जो है वो अटेंड नहीं किया है, ठीक है। चलो तो देखो वापस से मुझे बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय लॉ? लॉ क्या होता है बता सकते हो आप लोग मुझे? लॉ इज इक्वल टू एक्ट प्लस रूल्स। हम लोग इस पे थे, व्हाट डू यू मीन बाय एन एक्ट? ओके, एक्ट में होते हैं सेक्शंस, जैसे हमने देखा ये बहुत सारे 470 सेक्शंस है। ये सेक्शन के भी सब सेक्शंस होते हैं, सब सेक्शंस के भी बच्चों को क्लॉज कहते हैं, और क्लॉज के बच्चों को कहते हैं सब क्लॉज। जैसे यहां पे स्क्रीन पे अगर आप देख सकते हो, यहां पे पॉइंट नंबर 8 नहीं कहेंगे, अब हम उसको क्या कहेंगे? सेक्शन 8 विच इज रिलेटिंग टू फॉर्मेशन ऑफ कंपनीज विद चैरिटेबल ऑब्जेक्ट। सेक्शन का हेडिंग है, समझ लो। तो कितने सिस्टमैटिकली लॉ मेकर्स ने लॉ को ड्राफ्ट किया है, चैप्टर्स में डिवाइड किया है, चैप्टर्स को हेडिंग है, सेक्शंस को हेडिंग है। सेक्शंस को भी ऐसा नहीं है स्टार्ट किया और खत्म हो गया, उसमें भी देखो पॉइंट्स है, सब पॉइंट्स है, दिख रहा है। 1 where it is proved to the satisfaction of the central government that a person or an association of persons proposed to be registered under this act as a limited company has its objective the promotion of art, science, commerce, literature, education, sports, charity, religion, welfare, protection of environment and वगैरह वगैरह। तो अगर आप देखोगे 8 का 1 है, 1 का भी ABC है, सेक्शन का सबसेक्शन है, सबसेक्शन का भी क्लॉज है। अगर हम ये रीड कर रहे हैं, द कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस सेक्शन shall enjoy all the privileges and be subject to all the obligations of a limited company. I can say I am reading section 8 subsection 2। नहीं समझ में आई बात? अगर मैं ये पॉइंट 3 रीड कर रही हूं, सेक्शन 8 सबसेक्शन 3। 4 का 1 रीड कर रहे हो, सेक्शन 8 सबसेक्शन 4 क्लॉज 1 कहता है अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस सेक्शन शैल नॉट अल्टर द प्रोविजंस ऑफ द एमओए और एओए एक्सेप्ट विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। कितनी स्पेसिफिक हूं मैं? सेक्शन 8 सबसेक्शन 4 क्लॉज 1। एकदम सिस्टमैटिकली लॉ मेकर्स ने ब्यूटिफुली एक्ट को ड्राफ्ट किया है ना।
और इसी ब्यूटीफुल तरीके से हम एक्ट को समझने भी वाले हैं. डोंट टेक इट एज अ बर्डनसम सब्जेक्ट, इट्स अ ब्यूटीफुल सब्जेक्ट. और मैंने हर कोई कोशिश की है इस सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बनाने की. इनफैक्ट फाउंडेशन में जितना इंटरेस्टिंग रहा है उससे डबल ट्रिपल इंटरेस्टिंग हमारा इंटरलॉ का सिलेबस है. हम लोग सब्जेक्ट को सबसे पहले तो कंसेप्चुअली समझेंगे. उस चीज को समझने के लिए प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स देने वाले. नॉर्मल हमारे मूवी कैरेक्टर्स, कार्टून कैरेक्टर्स के एग्जाम्पल से लाइट हार्टेड मैनर में हम लोग समझेंगे. कंपनीज एक्ट में तो हम लोग हजारों केस स्टडीज देखने वाले हैं. सत्यम का देखेंगे, फ्लिपकार्ट का देखेंगे, एनरॉन का देखेंगे, साथ साथ में हम लोग देखने वाले हैं डीमार्ट का देखने वाले हैं. बहुत सारे रियल लाइफ एग्जाम्पल्स हम देखने वाले हैं. बहुत सारी चीजें हम क्लास में लर्न भी करेंगे. लर्न के साथ साथ एवरी डे देर इज गोइंग टू बी रिविजन. सिर्फ रिविजन नहीं, देर इज गोइंग टू बी क्यूमुलेटिव रिविजन. एंड प्लस लास्ट बट नॉट द लीस्ट देर इज ऑल्सो गोइंग टू बी रिटन प्रैक्टिस. सब कुछ होने वाला है. इनफैक्ट इवन टेस्ट विल बी कंडक्टेड, नॉट ओनली टू फेस, बट लेट मी टेल यू, टेस्ट होने वाले हैं इवन फॉर ऑल द वर्चुअल स्टूडेंट्स. तो अगर आपने मेरा पेन ड्राइव, गूगल ड्राइव, लाइव स्ट्रीमिंग बैच लिया है, विल नॉट मेक अ डिफरेंस. टेस्ट इन बच्चों के साथ साथ आप लोगों के भी होने वाले हैं. कुछ 2 टेस्ट हो गए एमसीक्यू टेस्ट, और साथ साथ में 3 टेस्ट विल बी रिटन टेस्ट, क्योंकि आपका पेपर रिटन है. फर्स्ट 2 टेस्ट टू अंडरस्टैंड कि कंसेप्चुअली आप कितने स्ट्रांग हो या नहीं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल क्लैरिटी है. फिर जैसे जैसे सिलेबस बढ़ते जाएगा कंसेप्चुअल क्लैरिटी आती जाएगी, हमारे वेवलेंथ जुड़ते जाएंगे. लास्ट 3 टेस्ट हो गए रिटन टेस्ट. ओके, तो सब कुछ किया जाने वाला है और एकदम हमें पॉजिटिव एटीट्यूड से दिल और दिमाग को खोल के इन लेक्चर्स को सुनना है. भरोसा आपने मुझ पे किया है, इस भरोसे को मैं नहीं तोड़ने वाली हूं, ये गारंटी मेरी है. एंड वी आर गोइंग टू रॉक दिस सब्जेक्ट, है ना. सिर्फ ये 2 चीजें लिख दो, फिर आज के लिए छोड़ देती हूं. कल एक्चुअली मैं एक्ट की शुरुआत करने वाली हूं, ठीक है. ये 2 पीपीटीज लिख दो. लॉ क्या होता है और एक्ट क्या होता है. So act is basically section plus subsections plus clause and subclause. Yes, all the pen drive students, Google Drive students, everyone will be getting my latest books only. Don't worry. May 2022 edition 10 है books का आपको. नहीं, आपको ड्राइंग करने की जरूरत नहीं है बेटा. ड्राइंग क्लास नहीं है, लॉ की क्लास है. इमोशनल मत हो, सिर्फ इतना लिख दो. लॉ इज इक्वल टू एक्ट, बिगर देखे लिखो यार. एक्ट प्लस रूल्स प्लस केस लॉज. नवंबर 2022 के स्टूडेंट्स भी ये लेक्चर्स को देख सकते हैं, बट आपको फिर सेपरेटली अमेंडमेंट वीडियो देखना पड़ेगा फॉर योर अटेम्प्ट, क्योंकि आपके अमेंडमेंट्स तो 1 मई तक के अमेंडमेंट्स आप लोगों को एप्लीकेबल होंगे ना. तो आपको सेपरेटली अमेंडमेंट का क्लास देखना होगा. ये पैकिंग नहीं करनी है, ये लिखना है ना. कहां जा रहे हो आप. सेक्शन प्लस सबसेक्शन प्लस केस लॉज लिख के हो गया आपका. लॉज प्लस सब क्लॉज ये भी लिख के हो गया इतने जल्दी. क्या बात है, चलो बढ़िया है. चलो तो फिर आज के लिए हम इतना ही करेंगे. धन्यवाद. कल मिलते हैं सेम वक्त पे सेम जगह पे. थैंक यू सो मच. बाय बाय, टेक केयर, सी यू ऑल टुमारो. हाँ बोलो ना. हाँ बंद कर दो स्ट्रीम.